गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा एकेडमी में आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन एनालिसिस मीनिंग क्या है? व्हाट डू मीन बाय द एनालिसिस क्वेश्चन? हम क्वेश्चन एनालिसिस को क्यों करते हैं? व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एनालिसिस? कोई भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए व्हाट एवर यू कैन गोइंग टू अपेयर द एनी कंप्यूटर एग्जाम, हम लोग क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमको क्या मिलेगा प्रीवियस, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन एनालिसिस से हमको तीन चीज मिलेगा माय डियर। यू कैन फाइंड ओनली थ्री थिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन एनालिसिस। नंबर वन क्या है? क्वेश्चन एनालिसिस से हमको क्या पता चलेगा? क्वेश्चन एनालिसिस से हमको पता चलेगा, पहला पता चलेगा क्वेश्चन नंबर वन, पहला पता चलेगा क्या है, कौन सा चैप्टर में ये आया है, कोई चैप्टर कौन सा चैप्टर में ये आया है, नंबर वन। नंबर टू क्या पता चलेगा, व्हाट इज डेप्थ, उसका डेप्थ कितना है, व्हाट इज दी डेप्थ ऑफ ए क्वेश्चन, क्वेश्चन का कितना डेप्थ है, नंबर वन। नंबर थ्री क्या है, ये कहां तक, व्हाट एक्सटेंट, ये कहां तक हम लेके जा सकते हैं, उसको हम कहां तक लेके जा सकते हैं, वह क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को हम एनालिसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया? वही क्वेश्चन को हम एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अभी जो आने वाला जो एग्जाम होगा, गेटको का जो आने वाला जो एग्जाम है 2-3 महीने का जो होगा, हमको पता चलेगा कौन सा टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या आंसर क्वेश्चन का डेप्थ कितना है, और कहां तक हम उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है। एसएससी जेई का क्वेश्चन सेट है, एसएससी जेई का भी 15-20 साल का क्वेश्चन सेट है हमारे पास। गेट का इंडियन एजुकेशन का क्वेश्चन सेट है हमारे पास। पूरा स्टेट जितना जितना टेक्स्ट बुक है उसका भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक एंड मटेरियल भरपूर है, मटेरियल में क्वेश्चन बैंक्स एंड मटेरियल भरपूर है। आपको कुछ कहाँ जाने का जरूरत नहीं, बस यू कैन दिमाग को सही करके वन बाय वन स्टेप बाय जाके आपको आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे डियर दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं एक नंबर, हम लोग चलते हैं वन बाय वन करके हम लोग जाएंगे। दिस इज 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन, शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट का 2 का ये क्वेश्चन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, उसका आंसर क्या हो सकता है, वन बाय वन हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, पहले कोई भी कंप्यूटर एग्जाम हम करेंगे, वाट एवर द कंप्यूटर एग्जाम में भी, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी द क्वेश्चन। पहला स्टेप, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है। उतावल मत हो जाना, एक्साइटेड मत होना, अरे मेरे को सब आता है। नहीं नहीं भाई, सबको सब आता है भाई, तुमको अकेला नहीं। दिस इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना भाई। आगे पीछे बाएं दाएं सबको खोलना करना पड़ेगा, तब जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो सकते हो, अदरवाइज नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट, इसमें कौन सा व्हाट नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें कौन सा व्हाट नहीं है। व्हाट किसका यूनिट है, पहले हमको पता चलना, व्हाट द यूनिट ऑफ व्हाट, हमको पता चलना पड़ेगा। तो व्हाट किसका यूनिट है, व्हाट द यूनिट ऑफ व्हाट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द व्हाट, हमको पता चलना का। व्हाट किसका है, पावर, व्हाट द पावर का यूनिट क्या है, वन इंटू पावर, पावर का यूनिट क्या है, व्हाट, पावर का यूनिट क्या है, व्हाट। पावर कितना पावर है हमारे पास, 3 टाइप का पावर है। हाउ मेनी पावर, वन इज द एक्टिव पावर, सेकेंड इज रिएक्टिव पावर एंड थर्ड इज अपरेंट पावर। एक्टिव पावर का यूनिट क्या है, वाट और किलोवाट है ना, दैट इज द किलोवाट। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या है, के वी ए आर, इसमें क्या है, के वी ए वोल्ट एम्पियर। इसे सिंपल अपरेंट पावर, वोल्ट इंटू आई, वी इंटू आई, पी इक्वल वी इंटू आई इंटू कॉस थीटा, क्यू इक्वल वी इंटू आई इंटू साइन फाई, और एस इक्वल सिंपली वी आई। एक्सटेंड यहां तक जा सकता है, लेकिन यहां तक गया नहीं। कहां तक गया, सिंपल में रह गया। पावर सिंपल पावर इक्वल वी इंटू आई, पावर कहां से जा सकता है, किलोवाट। यूनिटी में पूछ रहा हूं, यूनिटी ये कौन सा चैप्टर में आया, पहले मैं लिखूं चैप्टर, कौन सा चैप्टर में आया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैप्टर में ये आया। सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्वेश्चन कहां कौन सा चैप्टर में आया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया। कहां तक जा सकता है, यहां तक जाना चाहिए,
लेकिन यहाँ तक गया नहीं, मतलब क्वेश्चन का डेप्थ नहीं है, क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल यूनिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है। पावर इक्वल v इंटू आई, व्हाट द पावर, पावर इक्वल टू सिंपली v इंटू आई। वोल्ट का यूनिट क्या है, अर्ध यूनिट ऑफ वोल्टेज, वोल्ट अर्ध यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर होना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे एम्पियर है वोल्ट, ये उल्टा लिखा है, लेकिन ये होना चाहिए, ये नहीं, ये आंसर ही करेक्ट है, ये आंसर है होना चाहिए, लेकिन हम पहले ही ऑप्शन से हमको पता चल गया। लेकिन सेकंड आंसर देखेंगे तो व्हाट इज एम्पियर स्क्वायर वोल्टेज, इसको हम लिख सकते हैं पावर इक्वल v इंटू आई, व्हाट द पावर, v इक्वल टू आई इंटू आई, v इक्वल टू क्या है i, और v इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई, कितना हो गया, दैट इज दी आई स्क्वायर इंटू आर, आई कितना है, करंट का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी एम्पियर वोल्ट, ये भी हो गया। देन चलते हैं व्हाट है, और दूसरा पावर का यूनिट क्या है, पावर इक्वल टू क्या है, v स्क्वायर बाई आर, व्हाट इज v स्क्वायर, v स्क्वायर कितना वोल्ट, v स्क्वायर कितना वोल्ट का स्क्वायर बाय वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसको छोड़ो। और ऑप्शन में क्या है, जूल्स पर सेकंड, जूल्स पर सेकंड मतलब व्हाट द पावर, पावर इक्वल टू एनर्जी अपन टाइम, लिख सकते हैं पावर इक्वल टू एनर्जी अपन टाइम, एनर्जी का उसका जूल, जूल पर सेकंड, ये भी ऑप्शन है। तो चार ऑप्शन कितना है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, तो कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हमको पता चलता है जो ये वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। देन हम चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज, ये भी कहाँ पे आया, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एक्टिव एंड यूनिलैटरल। पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को जाएंगे। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या है पूछ रहा है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव एंड यूनिलैटरल, एक्टिव एंड बायलैटरल, पासिव एंड बायलैटरल, पासिव एंड यूनिलैटरल। तो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कहां तक जा सकता है, कहां से जा सकता है, वोल्टेज सोर्स इज ए, कौन सा वोल्टेज कहां तक जाता है। देखो चार ऑप्शन को मैं पूरा इलाबोरेट करके जाऊंगा, 1 बाय 1 करके जाएंगे। कितना वोल्टेज सोर्स कितना टाइप का है, सोर्स दो टाइप का है, वन इज द वोल्टेज सोर्स एंड अदर द करंट सोर्स। अगेन वोल्टेज सोर्स को हमें लिख जाऊंगा मैं, कितना है सोर्स दो टाइप का है, सोर्स दो टाइप का है, वोल्टेज सोर्स एंड सोर्स है ना। वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप का है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स भी दो टाइप का है, डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया, क्लियर। फिर आते हैं क्या है नेक्स्ट, क्या है एक्टिव एंड बायलैटरल, इसका भी कंसेप्ट है। एक्टिव क्या है, बायलैटरल क्या है। कोई भी चीज एक्टिव बोलते हम लोग बोलते आई एम एक्टिव बॉय, एक्टिव बॉय मतलब जो भी काम करेंगे हम लोग कर पाए। एक्टिव मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक्टिव का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। एक्टिव क्या है, द वर्क डन ऑन द सिस्टम इट इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड पासिव एलिमेंट। जो काम जो करता है इसको बोलते हैं एक्टिव, जिसके जरिया में काम हम करवाते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड पासिव। द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज एक्टिव एलिमेंट, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड पासिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन आएगा, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, दिस ऑल आर द एक्टिव एलिमेंट जिसके जरिया में काम करवाता है, ठीक है, क्लियर हो गया ये। और दूसरा क्या है, और दिस इज आल्सो कॉल्ड नंबर 1। नंबर 2 क्या है, पासिव यूनिलैटरल। नंबर 1 क्या है, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का दो डेफिनेशन, यूनिलैटरल मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, एंड सेकंड इज उसका पोलैरिटी होना चाहिए, पोलैरिटी होगा तो एक डायरेक्शन जाएगा। डायड फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा, दिस इज डेफिनेशन। तो ये वोल्टेज सोर्स क्या बोल रहा है, वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव एलिमेंट होगा, नो डाउट। यूनिलैटरल मतलब एक ही डायरेक्शन जाएगा, कोई वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी होता है प्लस और माइनस, तो ये इधर जाएगा, वर्क ऑन द सिस्टम यूनिलैटरल। एक्टिव एंड बायलैटरल, कांस्टेंट सोर्स ना, कांस्टेंट सोर्स जो कांस्टेंट वैल्यू होगा ये हमेशा एक्टिव एंड यूनिलैटरल जाएगा, नॉट इन ए बायलैटरल। दोनों साइड में फ्लो नहीं होगा वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, है ना। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हमें एक ही डायरेक्शन एनर्जी देगा, है ना, ये दोनों डायरेक्शन एनर्जी लेगा नहीं,
समझ में आया? सो दिस इज दी पॉइंट, ये को याद रखना। एक्टिव एंड यूनिलैटरल, एक्टिव एंड बायलैटरल, पासिव एंड बायलैटरल, पासिव एंड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स इज नॉट ए पासिव। पासिव क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसके जरिया में काम करवाता है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और 3 आर दी पासिव एलिमेंट in the electrical network circuit. Voltage source, current source is the active element और the any energy source is the active element of the electrical energy। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है। ये कौन सा चैप्टर में आया है? दिस इज आल्सो कॉल्ड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में कितना क्वेश्चन हो गया? हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा, दोनों क्वेश्चन फ्रॉम दी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसलिए मैंने बोला आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही शुरू करना है माय डियर। ठीक है, क्लियर हो गया? हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? किर्चॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर, किर्चॉफ्स लॉ किसके लिए वैलिड है? किर्चॉफ्स दोनों लॉ, दोनों के नियम है। किर्चॉफ्स करंट लॉ एंड आर द किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। किर्चॉफ्स करंट लॉ, द करंट emitting at the point equal to 0 और the incoming current equal to outgoing current। किर्चॉफ्स voltage law KVL, the sum of the voltage drop or the sum of EMF in a closed circuit is 0, that is also KVL, Kirchhoff's voltage law। law of the conservation energy, Kirchhoff's current law, law of the conservation of charges, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन किर्चॉफ्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, किर्चॉफ्स कहाँ एप्लीकेबल होगा? क्वेश्चन नंबर 1, बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट, लीनियर सर्किट ओनली, लीनियर सर्किट ओनली, पासिव टाइम इनवेरिएंट सर्किट एंड द नॉन लीनियर सर्किट ओनली। ये 4 ऑप्शन है। तो पहले ये थोड़ा कंसेप्ट क्वेश्चन है माय डियर। किर्चॉफ्स करंट लॉ, ये कौन सा चैप्टर में आया है? ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये कौन सा चैप्टर में आया? ये कौन सा चैप्टर में आया माय डियर? ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया, जिसे आल्सो कॉल्ड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल है। तीनों क्वेश्चन हमने पढ़ा, तीनों क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हमने तीनों क्वेश्चन पढ़ा। तीनों से तीनों क्वेश्चन ऑल आर दी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना, तीनों से तीनों क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तीनों से तीनों क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल, तीनों से 3 क्वेश्चन, और ये भी कहां से आया? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आया क्वेश्चन पढ़े। तो उससे पढ़ने से पहले हमको थोड़ा कंसेप्ट के ऊपर हम गति करते हैं, कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय द लीनियर सर्किट एंड व्हाट डू मीन बाय द नॉन लीनियर सर्किट, व्हाट डू मीन बाय द टाइम वेरिएंट सर्किट, व्हाट डू मीन बाय द टाइम इनवेरिएंट सर्किट, है ना। ठीक है, पासिव टाइम इनवेरिएंट सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट है क्या? कोई भी सिस्टम को हम लीनियर सर्किट बोलते हैं। इट कैन सैटिस्फाई दी 4 डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन को ये सैटिस्फाई करेगा। ठीक है, 4 डेफिनेशन क्या है? सपोज इफ द आउटपुट डायरेक्ट पर्सन इनपुट देन द सिस्टम इज लीनियर, इट ओबेज द लॉ ऑफ द सुपरपोजिशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देन द सिस्टम इज लीनियर। All the parameters inside the system should remain constant and the response direct proportional excitation, then the system is also called linear system। ये 4 डेफिनेशन को सैटिस्फाई करेगा, तब हम बोलेंगे ये, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए लीनियर सिस्टम, अदरवाइज नॉन लीनियर सिस्टम। क्लियर हो गया है ना। तो किर्चॉफ्स करंट लॉ एप्लीकेबल बोथ लीनियर के लिए भी एप्लीकेबल होगा, नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल होगा, टाइम वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल होगा, टाइम इनवेरिएंट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, यूनिलैटरल में क्या एप्लीकेबल होगा, बायलैटरल के लिए एप्लीकेबल होगा, लॉम्प्ड के लिए होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होगा माय डियर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना है ना, ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना चाहिए। इट इज डिपेंड्स अपॉन लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बायलैटरल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लॉम्प्ड सर्किट, नॉट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट, है ना। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, जिससे कहते टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम, है ना। ये हम पार्शियल डेरिवेशन किसको पार्शियल में पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी उसको लिखते हैं ना। डिफरेंशियल इसके रिटर्न एज डिफरेंशियल इक्वेशन और रिटर्न एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बात हम बताएंगे कंट्रोल सिस्टम जब पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये हमेशा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन में पूछना उसको रिलेटेड है, सब थ्योरम्स, सारे थ्योरम का भी वही कंसेप्ट है, जितना थ्योरम है सब में एप्लीकेबल होगा, लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, यूनिलैटरल, बायलैटरल, लंप्ड, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा, है ना। समझ में ये आपको, लेकिन लंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन
ये एक ही थ्योरम होगा जो कि सब में एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस आल्सो को टेलीगेंस थ्योरम। टेलीगेंस थ्योरम स्टेट दैट द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन एनर्जी, the energy can neither create nor destroy, you can transfer to one part to the other part। मैं कोरिलेटेड कर रहा हूं लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूं स्टेट। तो इसमें क्वेश्चन कहां से आ रहा है? ये क्वेश्चन आ रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमने 3 से 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑल आर द क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? देन इसलिए मैं बोल रहा हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी अब पता चल गया अभी क्वेश्चन कुछ लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है। लीनियर सर्किट ओनली नहीं होगा, पासिव टाइम इनवेरिएंट सर्किट बोथ पासिव एक्टिव एंड पासिव दोनों के लिए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉन लीनियर सर्किट नहीं, लीनियर के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल होगा। किर्चॉफ्स करंट लॉ बोथ द किर्चॉफ्स करंट, किर्चॉफ्स क्या है, किर्चॉफ्स लॉ बोला। किर्चॉफ्स लॉ मतलब बोथ केसीएल एंड केवीएल इज एप्लीकेबल टू द ऑल। द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्जेस इज एप्लीकेबल टू द ऑल द एलिमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर, क्वेश्चन नंबर 4 को हम चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल डिपेंड्स अपॉन, है ना, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द प्राइमरी सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द प्राइमरी सेल डिपेंड्स अपॉन, किस किस को डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए ये थोड़ा अलग अलग चैप्टर है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है? ये क्वेश्चन आज सेल एंड बैटरी चैप्टर से आया है। तीनों हमने 3 नंबर क्वेश्चन किया, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ये 4 नंबर क्वेश्चन कहां से आया? सेल एंड बैटरी चैप्टर में आया है। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी हम चलते हैं इसका। क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द प्राइमरी सेल नॉट इन सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब यूज एंड थ्रो, है ना। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल सेल। ठीक है, क्लियर? क्या बोला? द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल, द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल, the EMF on the primary cell depends upon, ये किसके ऊपर डिपेंड करे? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है, याद रखना। नंबर 1 नेचर, कौन सा नेचर में। नंबर 2 कौन सा मटेरियल में। नंबर 3 कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड का जो कंसेंट्रेट मटेरियल है, कंसेंट्रेशन बोलते हैं, ये ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज को याद रखना। तो पहला क्या है? नेचर ऑफ द एलिमेंट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। फिजिकल डायमेंशन ऑफ सेल, नो फिजिकल डायमेंशन उसको कुछ लेना देना नहीं है। टेढ़ा हो, मोटा हो, राउंड वाला हो, शेप रेक्टेंगुलर वाला हो, कोई लेना देना नहीं है हमको, है ना। तो क्या डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये ओनली नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड ये दोनों पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं दिस इज योर राइट आंसर। द प्राइमरी डायमेंशन सेल का कोई डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। ये हमेशा ध्यान रखना। द सेल ऑफ द प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, ये दोनों को याद रखना। क्वेश्चन हमेशा पढ़ना बार बार। ये कौन सा चैप्टर में आता है? सेल एंड बैटरी चैप्टर में ये आया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू इंक्रीज। सेल्स को हम पैरेलल कनेक्शन किया है। ये कहां पे आया है? ये मत बोलना सेल एंड बैटरी में आया। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम कौन सा क्वेश्चन पे आया? ये कौन सा क्वेश्चन आया? दिस इज आल्सो कॉल्ड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया। बेसिक इलेक्ट्रिकल कुछ क्या है? कनेक्टेड इन पैरेलल। कोई भी पैरेलल होगा तो व्हाट द कंडीशन क्या है? एनी सर्किट बाय द एनी सेल or the any resistance or the any inductor or the any capacitor, any element will connect in series and parallel। इधर सीरीज कनेक्शन कर सकते हो, इधर उसको पैरेलल कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन होगा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पैरेलल सर्किट? मैंने बताया था पैरेलल सर्किट में कंडीशन क्या है? पैरेलल में द वोल्टेज विल बी सेम, द करंट विल बी डिफरेंट, द पावर मस्ट बी एडिटिव नेचर। 3 चीज याद रखना। सीरीज सर्किट में क्या है? द करंट विल सेम, द वोल्टेज विल डिफरेंट, द पावर मस्ट बी एडिटिव। If the current is same in a series circuit, so that's why if the voltage is different in series circuit, that's why the voltage divide rule applicable in series circuit। in parallel circuit में क्या है? voltage same है, current different है, so that's why current divide rule applicable in parallel circuit। दोनों में power must be additive in nature। तो उसको ये जो फॉर्मूला को 3 मैंने जो बताया फॉर्मूला और 3 जो मैंने पॉइंट दिया, ये पॉइंट से आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या है? सेल्स आर कनेक्टेड पैरेलल। जब कनेक्शन पैरेलल होगा, देखिए तीनों रेजिस्टेंस बा तीनों सेल, ये एक सेल है,
और ये एक सेल है ना, और तीसरा का सेल है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। इसको हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। करंट फ्लो हो रहा है मेरे भाई, इधर क्या है I1, इधर क्या है I2, इधर क्या है I3। द करंट मोस्ट एडिटिव, मतलब द I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज करंट एडिटिव नेचर। voltage will be same voltage, power must be additive in nature है ना। so this is the concept है ना, क्लियर हो गया। तो इसलिए इसको कुछ देखने का, ये सिंपल क्वेश्चन, ये कौन सा है, द लाइफ ऑफ द सेल, एफिशिएंसी, वोल्टेज रेटिंग, कोई डिपेंड नहीं करेगा। तो सेल से पैरेलल कनेक्शन होगा तो इंक्रीज होगा करंट, सीरीज कनेक्शन होगा तो इंक्रीज इन वोल्टेज। सिंपली क्वेश्चन है, आपको दिमाग लड़ने का जरूरत नहीं है। कहां तक एक्सटेंड करेगा, नहीं। कौन सा चैप्टर आएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया। डेप्थ क्या है, डेप्थ विल बी 0। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फॉर द प्रोटेक्शन द पावर सिस्टम अगेंस्ट ट्रैवलिंग वेव्स वी यूज। देखो ये आएगा, ये कौन सा आ गया, बहुत करने के बाद ये आ गया पावर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। हमने यहां तक 5-6 क्वेश्चन किया, 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछ लिया, 4 क्वेश्चन पूछ लिया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 1 क्वेश्चन पूछ लिया सेल एंड बैटरी में, और ये क्वेश्चन आ गया क्या है, पावर सिस्टम में, ठीक है ना। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम अगेंस्ट ट्रैवलिंग वेव, हम लोग क्या करते हैं ना, ये तो सबको पता है ना। तो 4 ऑप्शन को हम जाएंगे, सर्ज डाइवर्टर, एर्थिंग स्क्रीन एंड ओवरहेड एंड ग्राउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्रोटेक्शन कौन करते हैं, एनॉन। ये तो ऑप्शन नहीं है, ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन गलत हो गया, एक ऑप्शन नॉन मतलब कुछ है नहीं। एंड एर्थिंग स्क्रीन एंड ओवरहेड ग्राउंड वायर, एर्थिंग स्क्रीन ओवरहेड ग्राउंड वायर को ये कहां से बचाता है, सपोज लाइटिंग स्ट्रो करेगा, कुछ अनवांटेड कुछ हो गया है ना, तो उसको बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एर्थिंग स्क्रीन एंड ओवरहेड ग्राउंड वायर। अनवांटेड करंट आ गया कि लाइटिंग स्ट्रोक हो गया तो ये ग्राउंड हो जाए, इसके लिए यूज करते हैं ना। लेकिन ट्रैवलिंग वेव्स को, सो द प्रोटेक्शन द पावर सिस्टम अगेंस्ट ट्रैवलिंग वेव्स को, इसको मतलब सर्ज डाइवर्टर होता है। सर्ज मतलब अनवांटेड हार्मोनिक्स, अनवांटेड हार्मोनिक्स आएगा, द हार्मोनिक्स, व्हाट इज द हार्मोनिक्स, द एनी करंट एंड वोल्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, it is also called the harmonics. Harmonics will contain different waves, maybe 50 hertz, maybe 60 hertz, maybe 200 hertz, second harmonics, fifth harmonics, third harmonics, so on। समझ में आया। तो इसको ऑस्टल करने के लिए, इसको सर्ज डाइवर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्ज डाइवर्टर का यूज करते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्ज डाइवर्टर। अनवांटेड हार्मोनिक्स, अनवांटेड स्पाइक्स है ना, स्पाइक्स वजह से दो लेलेंसी, उसको अनवांटेड हार्मोनिक्स को बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्ज डाइवर्टर, ठीक है। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, इसका एक्सटेंशन कुछ नहीं है, ओनली फॉर द फैक्चुअल डाटा, ओनली फॉर द फैक्चुअल डाटा, ठीक है। इसलिए माय डियर दोस्तों घबरा होने की जरूरत नहीं है, हाँ क्लियर हो गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन में आया है, पावर सिस्टम में आया है। देन क्वेश्चन नंबर 7 द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, देखो ओनली फॉर द फैक्चुअल डाटा, RRV, the rate of rise of restarting voltage 2 Vm by pi root over LC, 2 mm by ये ना, the rate of rise of restarting voltage formula, only using formula मेरे भाई, the RV equal to Vm by pi root over LC, और Vm by pi root over LC और 2 Vm by pi root over LC, the rate of rise of restarting voltage, दी रेट और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से पता चलता है, इसलिए कोई दिमाग नहीं लगाने का। ये कौन सा चैप्टर में आया, पावर सिस्टम में आया। दी BVM वोल्टेज बाय LNC किसको डिपेंड करेगा, बोथ इंडक्टेंस के पास, फैक्चुअल डाटा, पुट फॉर्मूला गेट आंसर, उसको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सपोज इसको एनी क्वेश्चन डाउट एंड यू कैन गो टू दी ऑप्शन, ऑप्शन को हमको जाना पड़ेगा। ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ राइज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इक्वल टू पाई Vm by pi root over LC, बस दैट्स ऑल, ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डैश रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ये कौन सा चैप्टर में आया, सिंपली क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, व्हाट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है, व्हाट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है, C इक्वल टू
Q upon V charge by voltage और C equal to epsilon A upon D, epsilon A upon D. What is D? D the distance separation between two plates. What is A? Area is the cross section area. What is epsilon? Epsilon is the permittivity, not permeability. Permittivity of the material by permittivity of the substance. What is the permittivity? The ease of any electrical material. कोई इलेक्ट्रिकल मटेरियल का धर्म को, कोई इलेक्ट्रिकल मटेरियल का प्रॉपर्टीज को और कोई इलेक्ट्रिक मटेरियल का बिहेवियर्स को, है ना, हम इसको क्या बोलते हैं? वी कैन से दिस इज कॉल्ड योर permittivity of the substance, not permeability. The ease of any mighty substance is also called permeability. The ease of any electrical substance is also known the permittivity. So that's why the capacitance, the capacitor depends upon C equal to Q upon V और C equal to epsilon A upon D. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. Only formula, only factual that. There is no concept. Put formula, get answer. Formula to the concept. So that is my principle. Formula to concept, नॉट कंसेप्ट टू फॉर्मूला. हम उल्टा नहीं जाएंगे, हम सीधा ही जाएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसलिए आपको क्या पढ़ना? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है. इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्ट टू द स्क्वायर. इसमें स्क्वायर कहाँ आ गया? सो दिस इज द राइट. ये कहाँ आया मेरे भाई? दिस आल्सो कॉल्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. इसलिए मैं आपको पूछा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट. तो इसलिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बहुत से ध्यान देना है. देन क्वेश्चन नंबर हो गया. क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को कवर कर दिया. देन क्वेश्चन नंबर 9 को हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर क्या है? क्या द सर्किट कंपोनेंट दैट ऑपोज द चार्ज इन द सर्किट वोल्टेज. कौन सा कंपोनेंट है जो वोल्टेज को अपोज करता है ना? कौन सा कंपोनेंट है? कौन सा विच कंपोनेंट द ऑपोजिट टू दी वोल्टेज, है ना? इसमें कौन सा है कंपोनेंट है जो वोल्टेज को अपोज करता है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कंसेप्ट हम लोग जाते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द वोल्टेज? इसमें सारे फॉर्मूला माइंड बेयर. देखिए फॉर्मूला क्या है? व्हाट द कैपेसिटेंस, व्हाट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है? तो व्हाट द फॉर्मूला? देखो मैं 3 चीज लिख रहा हूं. रेजिस्टेंस, सॉरी, जिससे इंडक्टेंस एंड दिस द कैपेसिटेंस. रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस. मैं आपको बोल रहा हूं, थोड़ा मैं हट के बोलूंगा. रेजिस्टेंस क्या है? गधा है. ओनली फॉर द वोल्टेज ड्रॉप, ओनली फॉर द वोल्टेज ड्रॉप. क्या करेगा? द ऑपोजिशन अपवर्ड फ्लो करंट इज आल्सो नोन द रेजिस्टर. द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेजिस्टर इज आल्सो नोन द रेजिस्टेंस. समझ में? ये किसको करेगा? अपोज करेगा. ये किसको करेगा? अपोज. जो अपोज टू द करंट, ये करंट को अपोज करेगा. ठीक है. व्हाट इज V? व्हाट इज द वोल्टेज इंडक्टर? V इक्वल L इंटू डी आई बाई डी टी. V इक्वल टू L इंटू व्हाट इज V इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी. मतलब क्या है ना? तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, करंट को रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट को, ये इसका प्रॉपर्टीज है. व्हाट इज द वोल्टेज है किसी कैपेसिटर, है ना? वोल्टेज C V इक्वल टू दैट इज 1 बाई C इंटीग्रेशन I डी टी. समझ में, है ना? और I इक्वल टू C इंटू डी बाई डी टी. मतलब क्या है? ये किसको अपोज करेगा, है ना मेरे भाई? ये वोल्टेज किसको अपोज करेगा? कैपेसिटर में अपोज करेगा, है ना? समझ? जो अपोज टू द वोल्टेज, अपोज टू द वोल्टेज. ठीक है, अपोज टू द वोल्टेज, अपोज टू द वोल्टेज. समझ में? हाँ. I इक्वल टू C इंटू डी बाई डी टी. ये किसको वो अपोज करेगा? वोल्टेज को अपोज करेगा. कौन? कैपेसिटर, है ना? तो इसलिए 3 चीज याद रखना. रेजिस्टेंस किसको अपोज करेगा? करंट को. द रेट ऑफ चेंज करंट को कौन अपोज करेगा? इंडक्टेंस. द वोल्टेज को कौन अपोज करेगा? कैपेसिटेंस. क्लियर हो गया? ओनली फॉर्मूला, पुट फॉर्मूला, गेट आंसर. देयर इज नो कांसेप्ट बिहाइंड इट, ओनली फॉर्मूला टू द कांसेप्ट, फॉर्मूला टू द कांसेप्ट. तो ये कौन सा चैप्टर में आया? दिस आल्सो कॉल्ड योर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया. तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले कौन सा चैप्टर शुरू करना है? पहले हम लोग शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से शुरू करेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया? देन क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द करंट थ्रो सीरीज रेजिस्टर सर्किट ऑन द रेजोनेंस कंडीशन. ये भी कहां से आया? दिस आल्सो कॉल्ड द बेसिक इलेक्ट्रिकल. ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया. ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एससी फंडामेंटल में रेजोनेंस सर्किट में आया. ठीक है, रेजोनेंस सर्किट का ये क्वेश्चन है. ठीक है, क्या हो गया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सीरीज करंट थ्रू द सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट ऑन द रेजोनेंस, सीरीज आरएल सर्किट ऑन द रेजोनेंस. तो सीरीज सर्किट क्या है? द सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो नोन द एक्सेप्टर सर्किट.
समझ सबको। एंड द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो को रिजल्ट सर्किट, हम सब लोग जानते हैं। नंबर 1 कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या, व्हाट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, व्हेन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब दिस सर्किट बिहेव्स एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, if the circuit as a purely resistive circuit, what is the current, current equal to simply V by R, V equal to I into R और I equal to V upon R, simply put question है ना, put formula get answer, clear हो गया। what the answer, this answer is I। suppose रेजोनेंस नहीं होता, ये रेजोनेंस नहीं होता, हम कितना तक एक्सटेंशन जाएंगे, सपोज रेजोनेंस नहीं होता, दिस सर्किट इधर इंडक्टिव सर्किट होता, if the XL is greater than XC, the circuit behaves as an inductive circuit. If the XL is greater than XR, if the XC is greater than XL, the circuit behaves as a capacitive circuit. If XL equal to XC, if inductive reactance is equal to capacitive reactance, the circuit behaves as a purely resonant circuit. In this purely resonant circuit, what is the current? The current equal to I equal to V upon R. Clear हो गया my dear? तो इसमें पुट फॉर्मूला गेट है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ओनली अनलिमिटेड योर IQ को आप यूज करना। ये कहाँ पे आया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया, एक्सटेंशन करे तो कहाँ तक जाएगा, SS तक जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 10th 11th को हम जाएंगे, डायनामिक रेजिस्टेंस द पैरेलल रेजोनेंस। ये हमेशा हर एग्जाम में कुछ पूछता है, हर एग्जाम में ये पूछता है, व्हाट इज द डायनामिक इंपीडेंस ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। द डायनामिक इंपीडेंस, एक कॉलम मिलता है, कॉलम में क्या है मैं आपको बोल देता हूँ, व्हाट डू मीन सीरीज। देखिए पहला क्या है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, है ना, सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। व्हाट डू मीन बाय रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट का डेफिनेशन क्या है, ये भी कहां से आया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आया। देखो पहला हम लोग जाते हैं डेफिनेशन ऑफ ए रेजोनेंस सर्किट, द करंट इज मैक्सिमम और मिनिमम विथ रेस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटेशन एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, द रेजोनेंस occur in AC not in DC, the current and voltage maximum or minimum with respect to the magnitude of excitation at particular frequency. This is the first definition of resonance. Second definition क्या है, resonance occur in AC not in DC circuit when the reactive component is totally absent. Number 2, number 3 definition क्या है, resonance occur in AC when the power factor of the circuit should be unity. कितना, unity power factor होना चाहिए। यूनिटी पावर फैक्टर होने के लिए क्या चाहिए कंडीशन, व्हाट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इफ XL इक्वल टू XC, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। व्हाट द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इक्वल टू cos पाई इक्वल टू R बाई Z, R बाई R इक्वल टू यूनिटी होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल सर्किट में जो है, सीरीज सर्किट में वो नहीं है। डायनामिक एक फॉर्मूला आता है डायनामिक रेजिस्टेंस L बाई RC, दैट इज L बाई RC डायनामिक इंपीडेंस, डायनामिक इंपीडेंस ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। और सीरीज रेजोनेंस सर्किट में ओनली आर, ये क्या करेगा, सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो रिसेप्टर सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो रिजल्ट सर्किट। इसमें सीरीज रेजोनेंस सर्किट एम्पलीफाई दी सीरीज रेजोनेंस सर्किट, एम्पलीफाई दी वोल्टेज, एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एम्पलीफाई दी करंट। इसका पावर फैक्टर भी यूनिटी है, उसका पावर फैक्टर यूनिटी है। इसका डायनामिक इंपीडेंस L बाई RC है, पैरेलल का, सीरीज का है ओनली R है। एक कलम आता है, वो कलम को हमेशा रट्टा मार दो, वो काम हो जाएगा। मतलब ओनली फॉर द फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर, ओनली फॉर द फैक्चुअल डाटा, देयर इज नो रिमेंबर द कंसेप्ट। इसमें कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है माय डियर, ठीक है। तो इसलिए हमको व्हाट द आंसर, दैट इज L बाई RC। दिस आंसर कहां से आया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आया है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द रेटेड वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज पावर सिस्टम, द रेटेड वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन बाय RMS line to line voltage, RMS phase voltage, peak phase voltage and peak line to peak voltage। देखिए इसमें आपको दो चीज याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला, क्वेश्चन को सपोज आपको क्वेश्चन में थोड़ा आपको क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, वो क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़िए। इफ ए क्वेश्चन arises, any question arises, if doubt arises in any question, first you can read carefully, repeatedly read, रिपीटली मतलब क्या है, आप बार बार उसको पढ़िए, बार बार उसको पढ़ने के बाद आपका दिमाग में स्ट्राइक कीजिए। देखिए वोल्टेज 3 टाइप का है, हमारा जो सर्किट है सिंगल फेज सर्किट एंड 3 फेज सर्किट। जब सिंगल फेज सर्किट का आया, हम 2 टाइप का वोल्टेज ओनली फॉर द फेज वोल्टेज, फेज और न्यूट्रल, सिंगल फेज। सपोज सिंगल फेज हम आएंगे, सपोज ओनली फॉर द सिंगल फेज मतलब क्या है मेरे भाई, ओनली इज फेज and other is neutral, there is no other concept, है ना। इसमें क्या है, सपोज ये ऐसी होगा, so this is like this, this is like this, this is peak,
पीक टू पीक वैल्यू सिंगल फेज होगा, दी वोल्टेज मतलब पीक टू पीक वैल्यू, और 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, नॉट आरएमएस वैल्यू। समझ में आया है ना, क्लियर हो गया। दिस इज दी मैक्सिमम पीक टू पीक वैल्यू, सिंगल फेज बोल रहा हूं है ना। जब ये 3 फेज कंसेप्ट आएगा उसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आएगा, लेकिन मैं हम लोग जितना क्वेश्चन में आ रहा है, जो 3 फेज में जितना वोल्टेज हम लोग काउंट करें, ऑल आर द लाइन वोल्टेज, और आर दी लाइन वोल्ट। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो व्हाट द आंसर, आंसर इज लाइन वोल्टेज होगा 3 फेज में, लेकिन 3 फेज में ऑल आर दी आरएमएस वैल्यू, नॉट इन दी मैक्सिमम वैल्यू, नॉट इन दी पीक वैल्यू। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। क्या ध्यान रखने, इसमें 2 आंसर में लिख रहा हूं। सिंगल फेज में होगा तो इसमें होगा फेज आएगा, फेज हो गया। 3 फेज में होगा इसमें आएगा लाइन, इसको आपको याद रखना खाली। बाकी ये कौन सा चैप्टर में आया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैप्टर में आया। ठीक है, क्लियर हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैप्टर में। इसलिए कितना क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आया सॉरी, कितना क्वेश्चन आया, अभी कितना है, अभी हम लोग 12 नंबर में क्वेश्चन आए। मैंने 2-4 क्वेश्चन छोड़ के ऑल आर दी क्वेश्चन फॉर द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आपको ध्यान देके पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू। जब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर 3 फेज सर्किट, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द 3 फेज सर्किट, हमने 3 फेज सर्किट को पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्वेश्चन पूछा, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर इन 3 फेज सर्किट द कैपेसिटर बैंक इज कनेक्टेड इन डेल्टा। कैपेसिटर बैंक को हम क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन में करेंगे। द कैपेसिटर बैंक कनेक्टेड इन डेल्टा, क्यों भाई, क्यों डेल्टा में कनेक्शन करते हैं, क्वेश्चन क्या है। टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर इन 3 फेज सर्किट द कैपेसिटर बैंक इज कनेक्टेड इन डेल्टा टू मेक, डेल्टा करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर इज स्मॉल, क्या होगा, कैपेसिटेंस इज वेरी स्मॉल। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन इजी, द कनेक्शन एलिगेंट, द पावर फैक्टर करेक्शन मोर इफेक्टिव, है ना, द पावर फैक्टर करेक्शन मोर इफेक्टिव, है ना। डेल्टा कनेक्शन को, है ना, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं, नो डाउट। इधर हम कनेक्शन स्टार और इधर हम करंट डेल्टा, लेकिन हम डेल्टा इसलिए करते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, जेड डेल्टा, क्या फॉर्मूला, जेड डेल्टा, जेड डेल्टा क्या है, जेड डेल्टा इक्वल टू पी टाइम्स जेड, तो जेड स्टार इक्वल टू, है ना, क्या होगा 1/3 ऑफ दी जेड डेल्टा, जेड डेल्टा। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, जो भी हम स्टार कनेक्शन करेंगे, जो डेल्टा कनेक्शन करेंगे उसका क्या होगा, है ना, डेल्टा बदल डेल्टा में जो है उसको जब स्टार कनेक्शन करेंगे उसका 3 टाइम 1/3 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर इन 3 फेज सर्किट द कैपेसिटर बैंक इज कनेक्टेड डेल्टा टू मेक कैपेसिटेंस इज वेरी स्मॉल, है ना, इसलिए हम लोग की कैपेसिटेंस बहुत स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हम लोग को इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये भी कौन से चैप्टर में आया, द पावर फैक्टर, ये भी कौन से चैप्टर में आया, ये भी आया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ले सकते हो, नहीं तो उसको पावर सिस्टम में भी ले सकते हो, पावर सिस्टम में भी ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी आप दोनों क्वेश्चन, इसलिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 14, in the reading of the 2 wattmeter method are equal and opposite in 2 wattmeter method, the load factor in a balanced 3 phase circuit will be, है ना, कौन सा है, the load factor in a the reading of the 2 watt are equal, to equal, क्वेश्चन क्या है, equal and opposite watt method, है ना। पहले हमको देखना पड़ेगा सिंगल वाट मीटर मेथड है क्या, ये कौन सा चैप्टर में आया है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 3 फेज सर्किट में आया है। पहला क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लिख दिया, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 3 फेज सर्किट में ये आया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हम टॉपिक पे जाते हैं, पावर मेजरमेंट एंड 3 फेज सर्किट कैन बी डन बाय द 3 मेथड्स, 3 मेथड में हम उसको पावर मेजरमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 सिंगल वाट मीटर मेथड, नंबर 2 2 वाट मीटर मेथड, नंबर 3 3 वाट मीटर मेथड। क्लियर हो गया। सिंगल वाट मीटर तो मैं लिख रहा हूं, सिंगल वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड एंड 3 वाट मीटर मेथड। माय डियर, जो सिंगल वाट मीटर मेथड है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द बैलेंस सर्किट, ये बैलेंस सर्किट में एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर द बैलेंस सर्किट। ये क्या है,
बोथ बैलेंस एंड आर द ऑन बैलेंस सर्किट। ये क्या है, ओनली फॉर दी ऑन बैलेंस सर्किट, मतलब ये बैलेंस भी लगा सकते हैं, बैलेंस लगाने की जरूरत नहीं, ये ऑन बैलेंस सर्किट में हम उसको लगाते क्या है 3 वाट मीटर, मतलब तीनों सर्किट में बा तीनों फेज में बा न्यूट्रल में जो स्टार कनेक्शन होगा, जो स्टार कनेक्शन होगा कि डेल्टा कनेक्शन होगा, हम इसको वाट मीटर को यहाँ पे बा यहाँ से हम इसको कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है ना, लाइन टू लाइन लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए क्या पूछ रहा है, जो 2 वाट मीटर मेथड में जब लगाएंगे तो लाइन टू लाइन जो लगाएंगे, एक लाइन टू अदर ना, एक लाइन टू अदर लगाएंगे, उसमें क्या है 1 वाट मीटर क्या करेगा, द पावर फैक्टर डिफरेंस होगा, 1 मेजर करेगा P1 इक्वल टू VI cos पाई 30 डिग्री माइनस पाई। मैं लिख रहा हूँ, एक वाट मीटर मेजर करेगा क्या है P1 इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस पाई। दूसरा मेजर करेगा P2 इक्वल टू V1 I1 V2 I2 कॉस 30 डिग्री प्लस फाइव। दोनों मेजर करेगा, एक मेजर करेगा 30 डिग्री माइनस फाइव, दूसरा मेजर करेगा क्या है 30 डिग्री प्लस फाइव, है ना। दोनों का कब होगा, जो दोनों का यूनिट पावर फैक्टर यूनिट होगा, सपोज इसको यूनिट पावर फैक्टर 1 मारो, सो द यूनिट पावर फैक्टर व्हाट इज पावर इक्वल V1 I1 cos 30 डिग्री और P2 V2 I2 cos 30 डिग्री, दोनों का अपोजिट होगा, लेकिन क्या होगा यूनिटी पावर फैक्टर में दोनों का पावर सेम होगा। ठीक है, इसमें भी एक कॉलम आता है, 0 डिग्री में कितना होगा, 60 डिग्री में कितना होगा, 9 डिग्री में कितना होगा। हाँ, एक में दोनों में सेम होगा, एक में दिखाएगा, एक में दिखाएगा नहीं, एक में नहीं दिखाएगा और एक में दिखाएगा। तो ऐसे कंडीशन एक कॉलम है, ये फॉर्मूला थीटा इक्वल 0 डिग्री व्हाट हैपन, थीटा इक्वल 60 डिग्री व्हाट हैपन, थीटा इक्वल 60 डिग्री 30 डिग्री व्हाट हैपन, थीटा इक्वल 9 डिग्री व्हाट हैपन। तो इसी दी पावर मेजरमेंट ऑफ द 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये भी कौन सा चैप्टर में आया है, दिस चैप्टर दिस क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, in a three phase supply the footing neutral is undesirable because it may be result in death across the load। ठीक है, ये IQ क्वेश्चन है। IQ क्वेश्चन क्या है, सिंपली कहें 3 phase सप्लाई फ्लोटिंग न्यूट्रल, व्हाट डू मीन फ्लोटिंग न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल फ्लोटिंग है पड़ा है, फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या हिल रहा है क्या, नहीं, फ्लोटिंग मतलब सपोज कहां पे डिसकनेक्शन हो गया, सपोज 3 phase सर्किट, सपोज लेट अस कंसीडर द स्टार कनेक्शन सर्किट, सपोज ये स्टार कनेक्शन है। ठीक है, स्टार और ये R है और ये Y है और ये है B है, माय डियर दिस इज का न्यूट्रल, दिस इज का न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हमने क्या हो गया, कहाँ पे ब्रेक हो गया, दिस इज द ब्रेक, दिस इज ब्रेक, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग न्यूट्रल, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग न्यूट्रल बोलते हैं। सपोज इफ एनी रीजन द न्यूट्रल विल ब्रेक, the neutral will break, this is also called floating neutral। क्या कुछ ने in a 3 phase supply the floating neutral is undesirable नहीं है, because it may be result, ये क्या होगा, what is the result क्या हो गया, है ना। ये कौन सा आया है, ये पावर सिस्टम में आया है, मैं हो गया, और IQ बोल सकते, ये अपने का IQ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, ऑन इक्वल लाइन वोल्टेज जब ये ब्रेक होगा माय डियर, स्टार कनेक्शन में क्या है, स्टार कनेक्शन में क्या है, द लाइन करंट इक्वल टू लाइन वोल्टेज, द लाइन करंट इक्वल टू फेज, सपोज द लाइन करंट इक्वल टू द फेज करंट, फिर हो गया आई करंट इक्वल टू आई फेज स्टार में, द लाइन वोल्टेज रूट थीटा वी फेज, लाइन वोल्टेज इक्वल रूट थीटा वी फेज, किसमें, स्टार में। डेल्टा में क्या है, वोल्टेज सेम होगा और करंट विल बी डिफरेंट, चाहे डेल्टा में क्या है, इन डेल्टा कनेक्शन देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट, मतलब ये सोर्स क्या करता है, जिससे स्टार कनेक्ट स्टार लाइन से 3 phase स्टार सर्किट तक 3 phase स्टार लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। तो इन 3 phase सप्लाई फ्लोटिंग न्यूट्रल इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट में रिजल्ट इन डेथ अक्रॉस द लोड होगा तो अनइक्वल लाइन वोल्टेज होगा कि हाई वोल्टेज होगा कि लो वोल्टेज हो गया, तो कुछ नहीं होगा। ये तो 4 ऑप्शन, तो ये कुछ नहीं है, लेकिन हमको IQ हाई वोल्ट, देखो इसमें कनेक्शन सपोज कहाँ पे हो गया, कनेक्शन कहाँ पे ब्रेक हो गया कि न्यूट्रल ब्रेक हो गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ ओपन डेल्टा कनेक्शन नहीं है ये, है ना, ओपन डेल्टा कनेक्शन नहीं है कि VB कनेक्शन नहीं है कि टीजर कनेक्शन नहीं है
स्कॉट कनेक्शन नहीं, ये सब कनेक्शन नहीं पूछ रहा है, एक सिंपल आई की क्वेश्चन पूछ रहा है। सपोज एक स्टार सर्किट हो कि डेल्टा सर्किट हो कि थ्री फेज सर्किट हो, सपोज न्यूट्रल ब्रेक हो गया कि न्यूट्रल फ्लोटिंग हो गया कि न्यूट्रल कहाँ पे डैमेज हो गया कि न्यूट्रल डिस्कनेक्शन हो गया कि न्यूट्रल डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया ऑन रीजन वजह से, तो व्हाट इज द जब हो गया क्या है, द ऑन इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द लाइन ऑन इक्वल, हमारा पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट क्या है, द करंट मीटिंग एट द पॉइंट इक्वल 0 और दी सम ऑफ द वोल्टेज, ये न्यूट्रल ही हमको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इक्वल टू 0, ये करंट प्लस ये करंट प्लस ये करंट इक्वल 0, द इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट ना, द इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट और द नेट करंट मीटिंग एट द पॉइंट इक्वल 0, समझ में। तो इसलिए ये न्यूट्रल का इंपॉर्टेंस वेरी वेरी, मतलब द न्यूट्रल विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एदर में भी थ्री फेज सर्किट हो कि कोई भी सर्किट हो, क्लियर हो गया। इसलिए ये कहां पे सपोज ब्रेक होगा, द ऑन यूनिटेड वोल्टेज वन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज वन ऑन इक्वल वोल्टेज अराइजेस इन द थ्री फेज, क्लियर हो गया। तो ये आपको आईक्यू है, ऑन इक्वल वोल्टेज देखा, ये सिंपल क्वेश्चन है आईक्यू, ये कहां पे आया, ये पावर सिस्टम क्वेश्चन आएगा, आप उसको ले सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है फॉर व्हिच वन द फॉलोइंग मटेरियल द हाल कोएफिशिएंट 0, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, ये हमेशा एवरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये इंडियन इंजीनियर सर्विस का क्वेश्चन ले गया है ना, ये इंडियन इंजीनियर सर्विस का क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये इंडियन इंजीनियर सर्विस का क्वेश्चन उठाया है, शायद 2000 समथिंग होगा, ओल्ड होगा, 12-13 का क्वेश्चन होगा ये। तो इंडियन इंजीनियर सर्विस का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द हाल कोएफिशिएंट ऑफ 0, मैं आपको याद रख रहा हूँ, ये आपको रखना पड़ेगा, हाल कोएफिशिएंट है क्या, व्हाट डू मीन बाय द हाल कोएफिशिएंट, समझ में है ना। हाल कोएफिशिएंट एक फॉर्मूला है, हाल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में। ये देखिए हाल कोएफिशिएंट, सपोज ये क्वेश्चन एक्चुअली किसका है, कहां से है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आया, हाल कोएफिशिएंट, ट्रांजिस्टर डायोड सेमीकंडक्टर में हाल कोएफिशिएंट हमने पढ़ा है, ई परपेंडिकुलर एल इनटू बी, ये पढ़ा है ना, है ना। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन कहां से आया, मैंने इसे लिखा हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा टॉपिक में नहीं, पहला टॉपिक में था, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी, देखो ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं बोल सकते, लेकिन दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, ये पहले जो सिलेबस था, पहले का जो सिलेबस है, इसमें सारे सिलेबस का कवर किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स छोड़ के बाकी सब, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया है ना, ठीक है। देखो पहले हमको जानेंगे, 4 ऑप्शन से जाएंगे, सपोज ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, सपोज ये क्वेश्चन आपको पता नहीं चल रहा है, सपोज ये नेगेटिव मार्किंग है, इसको छूने का नहीं, क्लियर हो गया। सपोज ये आपको नहीं आ रहा है, ये आपको दिमाग में नहीं घुस रहा है, हाल कोएफिशिएंट क्या है, हाल क्या है, इसको बेहाल करके छोड़ देना मेरे भाई, इसका उसका हाल में छोड़ देना, उसको टच मत करना, ठीक है। सपोज आपका सारे क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये आपको डाउट लग रहा है, तो उसको बाद में अटेंड करना, क्लियर हो गया है ना, ये पहला पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग को जानते हैं हाल कोएफिशिएंट किसका 0 है, हाल कोएफिशिएंट है क्या, फिर हम लोग किसका अप्रोच टू 0, देखो ये क्वेश्चन को मैं 4 वे में करता हूं, 1 क्वेश्चन का ऑप्शन में जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 इज फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब देयर इज नो इंप्योरिटी, एक्सटेंडेड सेमीकंडक्टर मतलब हमने जो इंप्योरिटी ऐड करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो इंप्योरिटी ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो बिकम ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब either एन टाइप सेमीकंडक्टर, either पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द चार्ज कैरियर्स किसका है, होल का ज्यादा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। होल मास, व्हाट द मास एक्शन लॉ क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर, बैलेंस होना चाहिए, समझ में है ना। तो इसका हाल क्या है, हाल कोएफिशिएंट मतलब क्या है,
द हॉल कोफिशिएंट विल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द चार्ज कंसंट्रेशन, है ना, बा चार्ज कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर एलिमेंट बा पार्टिकुलर मटेरियल, इसको बोलते हैं हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, क्लियर हो गया? सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मूला बेस में नहीं जा रहा हूँ। आर एच इक्वल में लिख सकता है आर एच इक्वल 1/ρ/c, है ना, और इक्वल टू 1/n/q लिख सकता है, लेकिन वो हमको जाने की जरूरत नहीं, हम IQ यूज करके मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहले हम जानते हैं इंसुलेटर के बारे में। देखो इंसुलेटर क्या है, सपोज इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ऑफ मेटल, मेटल ही सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में से कैसे पता चलेगा? बाय द हेल्प ऑफ द बैंड एनर्जी। This is the conduction band, this is the valency band, this is forbidden gap, this is also called a forbidden gap, है ना, क्लियर हो गया, है ना। इंसुलेटर का there is a gap, there is no mobility, if the mobility zero, if the drift velocity zero, then the Hall coefficient will be zero। समझ में आ रहा? Hall coefficient will be zero। लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट द Hall coefficient will be zero? इसका आंसर होना चाहिए इंसुलेटर, लेकिन ये गलत लिखा, लेकिन तुम्हारा गुजरात बोर्ड में ये गलत लिखा। इंसेटिव सेमीकंडक्टर का सपोज पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा पॉजिटिव होगा, मैं लिख दूं पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा द हॉल कोएफिशिएंट पॉजिटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा द हॉल कोएफिशिएंट नेगेटिव, इंसुलेटर होगा द हॉल कोएफिशिएंट इक्वल 0, मेटल होगा तो हॉल कोएफिशिएंट टेंड्स टू 0, अप्रोच टू 0 मेरे भाई, इसको याद रखना, इक्वल टू 0, 0.999 समथिंग, 0 समथिंग, 0.001, 0.002, 0.003, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो मेटल क्या है? अप्रोच टू 0, एल का छोड़ो, है ना। इंटेंस सेमीकंडक्टर का यदि पी टाइप होगा पॉजिटिव होगा, एन टाइप होगा तो नेगेटिव होगा, इंसुलेटर होगा तो 0 होगा, मेटल होगा अप्रोच टू 0, अप्रोचेस टू 0। सपोज ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड में बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन को एक्सटेंशन कहां से कर सकता है? सपोज ये क्वेश्चन को बोल सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल द हॉल कोएफिशिएंट इज अप्रोच टू 0, लिख देगा अप्रोच टू 0, तो व्हाट इज द आंसर? मेटल। इक्वल टू 0 किसका? इंसुलेटर का, एल का कुछ है ना, मोर देन 1 हो सकता है ना, समझ में आ सकता है। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मेटल का 0 होगा, है ना, मेटल का अप्रोच टू 0, नॉट 0, अप्रोच टू 0 हैविंग सम वैल्यू, एंड इंसुलेटर का 0, समझ में? दिस इज द हॉल कोएफिशिएंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई बोलेगा नहीं, तो इसलिए वी कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स, दिस इज हॉल, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 17, कंडक्टिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम डैश टाइम विद द कॉपर। देखिए ये किसी ने पढ़ने के नहीं जाता, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं भाई। ये जो क्वेश्चन आएगा, दिस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका यूटिलाइज IQ यूज कर सकते हो, नहीं तो इसको सिंपल छोड़ सकते हो, उसमें तुक्का नहीं मारने का। ठीक है, सपोज आपको नहीं आ रहा है, सिंपल यू कैन लीव इट इज ए फैक्चुअल डाटा के लिए अपना IQ लगा के भी आप कर सकते हो। IQ कैसे लगाओगे, है ना, पहले क्या करेंगे, कंडक्टिविटी किसका? हमारे पास 3 एलिमेंट है, इलेक्ट्रिकल के पास 3 एलिमेंट है माय डियर, है ना, इलेक्ट्रिकल के पास 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हम यूज करते हैं, इधर यूज करते हैं कॉपर, इधर यूज करते हैं सिल्वर, और इधर यूज करते हैं एल्यूमिनियम। पहले व्हाट द कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है? पहला आएगा सिल्वर का कंडक्टिविटी ज्यादा है, पहला आएगा सिल्वर, उसके बाद आएगा कॉपर, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, ये कंडक्टिविटी ज्यादा है। पहले हम लोग सिल्वर यूज करते हैं, उसके बाद कॉपर यूज करते हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम करते हैं। ये आपका यूटिलाइज, दिमाग यूटिलाइज करके आप बोल सकते हो। देखिए मैं ऑप्शन को आ रहा हूं, देखिए ये ऑप्शन, ये मेरे भाई ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेरे को पता नहीं है, मेरे को रट्टा मारा था लेकिन मेरे को याद नहीं रहा, सब रट्टा मारा था मेरे को याद नहीं रहा, मतलब सिंपल लीव द क्वेश्चन, इसको तुक्का नहीं लगाने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। सपोज आपके पास फैक्चुअल डाटा है, याद है तो आंसर करना, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ सिंपल उसको छोड़ के आ जाना। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको लाइव क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, मैं आपको एनालाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा है, कौन सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल डाटा है। मैं इसको इतना बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन छोड़ो, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, ये नहीं। सपोज आपको आ रहा है तो यू कैन अटेंड,
नहीं आ रहा है सिंपल छोड़ने का, बिकॉज इससे कंप्यूटर एग्जाम है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, सिल्वर, इसे एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम किन से आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। लेकिन कितना टाइम का है ये आपको पता नहीं है, कितना टाइम का है ये पता नहीं है, लेकिन इसको फैक्चुअल डाटा हम लोग भी, मैं भी याद नहीं रखा, लेकिन ये फैक्चुअल डाटा है, इसको आपका आंसर को याद रखना है तो रख सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या है, ये तुक्का लगा सकते हैं, पहला आएगा सिल्वर, उसके बाद आएगा कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसका आंसर क्या है 0.6 टाइम्स उसका बढ़ सकता है, इसका आंसर है, आप आंसर में जा सकते हो, ठीक है क्लियर। ये फैक्चुअल डाटा उसको छोड़ सकते हो, ये फैक्चुअल डाटा नहीं तो ये सब डाटा मिलता है, वो डाटा को हम लोग को देंगे तो आप आराम से इसको रट्टा मार सकते हो, ठीक है क्लियर हो गया। देन आते हैं लिक्विड क्रिस्टल मेटेरियल यूज फॉर एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल मेटेरियल ना, ये हमारा, ये लिक्विड क्रिस्टल मेटेरियल कहाँ से आएगा, लिक्विड क्रिस्टल मेटेरियल कहाँ से ये आया, ये इंजीनियरिंग मेजरमेंट में CR और CRT कैथोड ऑसिलोस्कोप टू CRT, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए LCD ये सब के लिए, ये डिस्प्ले डिवाइस एंड थर्मल सेंसर है, अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर एंड डिस्प्ले डिवाइस है, थर्मल सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर है, और ट्रांसड्यूसर एंड अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर, दिस इज सिंपली डिस्प्ले डिवाइस एंड थर्मल सेंसर है, इट इज ए थर्मल सेंसर डिवाइस, ये इसको यूज कर सकते हैं, आंसर में इसको जा सकते हैं, ये जैसे ज्यादा दिमाग लगाने के लिए जरूरत नहीं है माय डियर। देन क्वेश्चन नंबर 19 को हम चलते हैं। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेशन, है ना, द रेटिंग ऑफ द फ्यूज, फ्यूज हमेशा रेटिंग किसमें, फ्यूज का मैंने आपको बताया था, द फ्यूज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज का क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट, किसको भी डिपेंड करा है, शॉर्ट सर्किट करंट को अवॉइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड द शॉर्ट सर्किट करंट, अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूज, किसमें यूज करते हैं, फेज में यूज करते हैं, न्यूट्रल में नहीं। बिल्कुल सीरीज, कैसे कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन होगा। ये फ्यूजिंग फैक्टर किसको डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिव मटेरियल, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूज विल कंटिन्यू सीरीज, किसके साथ कनेक्शन होगा, फेज के साथ कनेक्शन होगा, विल ऑलवेज कंटिन्यू फेज, नॉट कंटिन्यू न्यूट्रल, दिस ऑल आर द फैक्चुअल डाटा, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो लो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा मेल्ट तो होगा, तो ये किसको पर रेटिंग करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट किसमें, करंट में, नॉट अपॉन द वोल्टेज, वोल्ट पर डिपेंड करेगा, तो ये सिंपल आंख बुझ के करंट। तो ये कौन सा चैप्टर में आया है माय डियर, कौन सा चैप्टर में, पावर सिस्टम से आया है, आंसर इज करेक्ट, है ना। वोल्ट एम्पियर, कैपेसिटी ये नहीं है ना, द कैपेसिटी विल डिपेंड्स अपॉन, है ना, कैपेसिटी विल डिपेंड वोल्ट एम्पियर, है ना, जैसे बैटरी वोल्ट एम्पियर आवर, बैटरी वोल्ट एम्पियर आवर बैटरी, है ना, लेकिन फ्यूज सिंपली विल डिपेंड्स अपॉन द करंट, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 20, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द थिकनेस ऑफ द इंसुलेटर मटेरियल, थोड़ा ध्यान देना, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइड ऑन द कंडक्टर, ठीक है, ये कौन सा चैप्टर में आया है, दिस इज फ्रॉम द पावर सिस्टम, दिस इज फ्रॉम द पावर सिस्टम। हमने 20 क्वेश्चन अभी तक कवर कर दिया है, हमने कवर किया अभी तक, दिस इज 20वां क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन में हमने हार्डली 5 से पावर सिस्टम क्वेश्चन हमको मिला, और 10 से 15 को 10 से मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन हमको ज़्यादा मिला बेसिक इलेक्ट्रिकल में, इंजीनियरिंग में, और बाकी 2-4 क्वेश्चन हमको मिला कहाँ से ना, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में, और एक बैटरी सिस्टम में, और एक मेजरमेंट चैप्टर में एक मिला, ठीक है। तो इसलिए आपको उस हिसाब से आपको आपका रणनीति, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी टू टू क्रैक द गेट को एग्जामिनेशन, ये अपने स्ट्रैटेजी आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। देन द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन, इंसुलेशन थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइड ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर किसको पर डिपेंड करता है, करंट रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग, नॉट वोल्टेज रेटिंग में, माय डियर हमेशा याद रखना, द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन हो कि HVDC लाइन हो, सब किसको पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज रेटिंग, ये अपना IQ लगा सकते हैं, वोल्टेज रेटिंग ऊपर डिपेंड करता है, कोई करंट रेटिंग ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑल आर द डिपेंड्स अपॉन माय डियर वोल्टेज, ऑल आर द डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज नॉट इन करंट, ऑल आर द डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज नॉट, इसलिए द जितना इंसुलेशन का थिकनेस, द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज नॉट इन ए करंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लश और वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान देना है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, ये कहाँ पे आया, पावर सिस्टम से आया, ये हमेशा याद रखना, वोल्टेज रेटिंग नॉट इन करंट रेटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 21,
Which one of the following is not true for the sulfur oxide? देखिए which the following is not true, क्या पूछा है? क्वेश्चन को ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान देना। Which of the following is not true for the sulfur hexafluoride gases? सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस के लिए कौन सा, ये जो है कौन सा चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका ठीक नहीं है, कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं? क्वेश्चन में क्या है? हाईली इन्फ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल, इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस, वेरी गुड, ये इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। चार ऑप्शन है इसका। ये कौन सा चैप्टर में आया है? पावर सिस्टम चैप्टर है। कौन सा आया है? रिले, है ना, सर्किट ब्रेकर, सर्किट रिले और सर्किट ब्रेकर में आया, सर्किट ब्रेकर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, है ना, ठीक है। तो उसका तीन प्रॉपर्टी हमको पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी और एक डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें क्वेश्चन हमेशा आता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड हमेशा इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर गैसेस, ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर गैसेस, ठीक है, हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया? नंबर वन। नंबर टू, इट इज हाई डाइल्यूशन, नो डाउट एट ऑल। इट इज नॉन टॉक्सिक, नो डाउट, ये टॉक्सिक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इट इज हाईली नॉन इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल नहीं है, मतलब ये क्या आग लग जाएगा क्या? पेट्रोल इज हाईली इनफ्लेमेबल, ये नहीं तो हाईली इनफ्लेमेबल होता तो हम उसको सर्किट ब्रेकर में यूज नहीं करते। सर्किट ब्रेकर में जो गैस यूज करते, गैस जिससे वन ऑफ द क्विंचिंग प्रॉपर्टी बाय क्विंचिंग मीडियम यूज करते हैं ना, आग बुझाने के लिए जो यूज करते हैं इसको बोलते हैं क्विंचिंग प्रॉपर्टी बाय क्विंचिंग मीडियम। सर्किट ब्रेकर का आग को बुझाने के लिए हम जो यूज करते हैं गैस, दिस इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैसेस, वही गैस की वजह से सर्किट ब्रेकर इज आल्सो नोन एज सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। इट इज ए नॉन टॉक्सिक, हाईली नॉन इनफ्लेमेबल नहीं है, इज ए इनर्ट गैसेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव नेचर। ये सारे चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसलिए इसका यू क्यू आई क्यू आपको रख के ये आंसर कर सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ए फ्यूज इज मैंने बताया था, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रिपीट मतलब वही क्वेश्चन, वही चैप्टर जैसे आलोचना पावर सिस्टम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर, ए फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड वायर न्यूट्रल वायर, नॉर्मली इंसर्टेड इन फेज वायर, normally inserted in neutral wire, never inserted in phase wire, never inserted phase wire, normally inserted in neutral wire, normally inserted in phase wire, never inserted in a fuse is normally inserted in phase wire, never inserted in neutral wire, है ना। फेज वायर को हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया था, फेज जो फ्यूज है, फ्यूज को हम कहाँ यूज करेंगे? फेज में, भी लाइन में लगाएंगे, फेज में लगा सकते हैं, सिंगल फेज में, फेज और न्यूट्रल में दो है तो हम फेज में लगा सकते हैं। ए फ्यूज जो है इट इज ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिव मेटेरियल, नंबर वन। नंबर टू मैंने बताया था, इट इज कनेक्टेड सीरीज, ये सीरीज कनेक्शन होगा, इट लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट। नंबर थ्री, ये फेज में लगेगा, न्यूट्रल में लगेगा नहीं। ये चार चीज मैंने बताया था, ये चार चीज आंसर, आपका आंसर इज जो है नंबर आवर द आंसर, आंसर इज नंबर वन, नेवर इन न्यूट्रल वायर में ये लगेगा नहीं, ठीक है, बाकी सारे में लगेगा, ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ। देन आते हैं लैंप्स इन स्ट्रीट लाइट आर करंट इन, अरे ये छोटा मोटा क्वेश्चन है। स्ट्रीट लाइट का जो करंट है, लैंप, देखिए लैंप जो कनेक्शन होता है, हमारे पास दो कनेक्शन है मेरे भाई, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, दिस आल्सो जिगजैग कनेक्शन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन होगा तो मैंने बताया था, सीरीज कनेक्शन में सीरीज सर्किट में the voltage, the current will be same, the voltage will be different, that's why the voltage divided applicable in series circuit, the power must be at nature, ठीक हो गया। पैरेलल सर्किट में क्या है? पैरेलल सर्किट में voltage will be same, current will be different, voltage must be current divided rule applicable in पैरेलल सर्किट, और power must be additive, दोनों का पावर सेम है, क्लियर हो गया। लेकिन हम का मतलब है ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट का, हम के किसके साथ मतलब है? वोल्टेज के साथ मतलब है, करंट के साथ मतलब नहीं। फिक्स वोल्टेज होगा तो ऑटोमेटिकली करंट आएगा मेरे भाई। 230 वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं घर के लिए, वी कैन अप्लाई 230 वोल्टेज इन रूम और इन हाउस, बट वी कैन गेट दी ओनली फॉर दी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर हमको करंट मिलता है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो समझ में आया? तो हमको वोल्टेज का मतलब है ईच एंड एवरी इक्विपमेंट विल करंट पैरेलल, व्हाई? बिकॉज टू गेट द इक्वल अमाउंट द वोल्टेज, ईच एंड एवरी पार्ट को हमने इक्वल टू अमाउंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारा वोल्टेज का मतलब है, करंट का मतलब नहीं है। इसलिए हमारा जो घर का जो वायरिंग है
द वायरिंग इन ए हाउस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज होगा तो क्या है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। बस सीरीज होगा तो क्या है, पहला वाला बल्ब ज्यादा जलेगा, लास्ट वाला बल्ब कम जलेगा। इसलिए किंतु ईच एंड एवरी इक्विपमेंट सेम जलना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल दी घर का हाउसिंग वायर होगा कि स्ट्रीट लाइट होगा, हमेशा बिल कनेक्टेड पैरेलल नॉट इन सीरीज। ये तुम्हारा आईक्यू है, इसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो कहाँ पे आया है, जैसे आल्सो कॉलर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैप्टर में आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 20 क्या है, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज यूज्ड एज ऑल स्ट्रे वायर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। एर्थिंग के लिए, एर्थ वायर के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी यूज करते हैं, स्ट्रे वायर के यूज करते हैं, ऑल के लिए, सबके लिए हमको। एक्चुअली गैल्वेनाइज्ड वायर क्या है, गैल्वेनाइज्ड क्या बोल रही है, गैल्वेनाइज्ड स्टील है ना, स्टील को है ना, स्टील को गैल्वेनाइज्ड करने के लिए GI वायर बोलते हैं, जी गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर है ना। गैल्वेनाइज्ड मतलब क्या है, एक प्रोसेस है बा एक कोट है बा एक केमिकल है जो कि स्टील के ऊपर है कि आयरन के ऊपर है, हम उसको कोटेड करते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड इज ए प्रोसेस। गैल्वेनाइज्ड वायर समझ में, एक केमिकल है, दैट इज केमिकल नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड, जिसे आल्सो कॉल्ड जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिसे आल्सो जिंक ऑक्साइड। सपोज ये स्टील है, उसके ऊपर क्या कोटेड देते हैं, जिसे कौन सा कोटेड, जिंक ऑक्साइड का कोटेड। ये क्यों जिंक का कोटेड देते हैं, बिकॉज वो क्या है, कोरोजन, कोरोजन मतलब है ना, कोरोजन के रखे डस्ट, कोरोजन, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड कोटन ऑन द स्टील वायर, जिससे आल्सो कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड। ये सब के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्लियर है। जिससे ऑल एर्थ वायरिंग के लिए यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, स्ट्रे वायर भी यूज कर सकते हैं, सबके लिए हमको यूज कर सकते हैं। ये कहाँ से आया है, जिससे आल्सो कॉल्ड पावर सिस्टम से आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम क्वेश्चन नंबर 25। In hydropower station, what is the enlarged body of the water just above the intake and used as a regulating reservoir, है ना, regulating reservoir हमेशा याद रखना। Four-way is also called regulating reservoir, four-way is also called, this also called regulating reservoir, है ना, regulating reservoir। Spillway, penstock, ये तो आपको सब पता है, penstock क्या है, penstock क्या है, reservoir क्या है ना, ये रिजर्वर है, ये है डैम है, ये रिजर्वर है, जैसे पेनस्टॉक है ना, जैसे फॉर पे ये आएगा सॉज टैंक, इसमें सॉज टैंक है, ये पेनस्टॉक है, रिजर्वर है ना। ये छोटा मोटा चीज आपको पता है। फोर-वे इज आल्सो कॉल्ड योर, है ना, फोर-वे इज आल्सो कॉल्ड योर रेगुलेटिंग रिजर्वर, रेगुलेटिंग इज आल्सो कॉल्ड योर रेगुलेटिंग रिजर्वर। दिस क्या है, ये फैक्चुअल डाटा है, इसको कोई कंसेप्ट आपको देने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। द फोर-वे इज आल्सो कॉल्ड रेगुलेटरी, जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा मैं उसको दूंगा। द एफिशिएंसी ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लेस देन दैट द कन्वेंशनल फ्यूल फायर थर्मल प्लांट बिकॉज लो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, है ना। ये क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, व्हिच व्हाट इज द, देखिए पहला कौन था, पावर सिस्टम का, पावर सिस्टम का कौन सा, ये भी पावर सिस्टम का, ये कौन सा किस में आया है, आल्सो कॉल्ड पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में आया है ये वाला, ये पावर सिस्टम हाइड्रो पावर प्लांट, जिसे आल्सो कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट, ये हाइड्रो पावर प्लांट में आया है। ठीक है, जिसे हाइड्रो पावर प्लांट में। नेक्स्ट क्या है, ये भी क्या है, जिसे एफिशिएंट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी जनरेशन, दिस पार्ट इज आल्सो जनरेशन पार्ट, दिस इज द जनरेशन पार्ट, जनरेशन पार्ट, जनरेशन पार्ट मतलब क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट ना, ये भी पावर सिस्टम आया है। कंपैरिजन क्या क्वेश्चन पूछा है ना, the efficiency of the nuclear power plant, क्वेश्चन देखिए, the efficiency of a nuclear power plant is less than that of the conventional fuel fired thermal plant because of lower temperature and pressure condition, higher temperature condition, less rejection of heat in the condenser, higher pressure condition। देखो सब लोग कहाँ मार्क आएंगे, सब लोग सी को मार्क आएंगे, क्या क्यों, एफिशिएंसी क्या पूछ रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लेस देन दैट ऑफ द कन्वेंशनल फ्यूल फायरिंग थर्मल पावर प्लांट, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट का एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट में से क्यों कम है, उसका रीजन क्या है। जो ये चार ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या गया, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, टेम्परेचर लो होगा
और प्रेशर लो होगा, लो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन वजह से। नंबर 2 हायर टेम्परेचर कंडीशन, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इसलिए उसका एफिशिएंसी कम हो गया है थर्मल पावर प्लांट में। थर्ड क्या है, लेस रिजेक्शन ऑफ हीट इन कंडक्शन, है ना, लेस रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन कम हो रहा है इसलिए वो थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा एफिशिएंसी है कंपेयर टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट। और हाई प्रेशर कंडीशन, है ना, मन रखो माय डियर, है ना, इसमें एक चीज आपको याद रखना, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, है ना, लो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखिए ध्यान देकर सुनिए, है ना, द एफिशिएंसी ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लेस दैट ऑफ द कन्वेंशनल फ्यूल फायर थर्मल प्लांट बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। क्लियर हो गया। देखिए द एफिशिएंसी, है ना, व्हाट द एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम थर्मल पावर प्लांट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इकोनोमाइजर ऊपर डिपेंड करता है। द एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट, द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, ये पार्ट पार्ट में डिपेंड करता है, ठीक है ना। सुपर हीटर पर कुछ डिपेंड करता है, बॉयलर ऊपर कुछ डिपेंड करता है, इकोनोमाइजर ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। तो ये जो पार्ट पार्ट है ना, दिस पार्ट इकोनोमाइजर हो कि सुपर हीटर हो कि बॉयलर हो, दिस पार्ट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। क्लियर हो गया। तो इसको हम जब कंट्रोल करेंगे, हाई अच्छा बॉयलर लगाएंगे, अच्छा इकोनोमाइजर लगाएंगे, अच्छा सब अच्छा करेंगे, तो द एफिशिएंसी ऑफ द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट विल बी इंक्रीज, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम लोग कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे, उसको कंट्रोल, दिस इज द एमिशन, दिस इज अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, उसको कम करने के लिए कितना एनर्जी डेवलप हो रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग डेवलप हो रहा है, उसको न्यूटन को डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूटन्स बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, न्यूटन्स को उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल रोड यूज करते हैं। कंट्रोल रोड कौन सा यूज करते हैं, इधर बोरॉन में होगा, इधर कैडमियम में होगा, ये है जिसका, तो उसको चारों साइड हम लोग क्या करते हैं, है ना, तो उसको कूलिंग इफेक्ट करने के लिए हम उसको कूल करते हैं, टेम्परेचर भी कूल करते हैं और प्रेशर भी कम करते हैं। ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या कंट्रोल रोड सारे को ब्लॉक नहीं कर पाएगा ना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को, ठीक है समय। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में हम लोग उसको हमेशा रखते हैं। क्यों, हम नहीं देखते हैं एफिशिएंसी, है ना, एफिशिएंसी, है ना, नो डाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट एफिशिएंसी इज लेस देन टू द थर्मल पावर प्लांट, नो डाउट एट ऑल। लेकिन इसका कोई कंडीशन नहीं है, जैसे हमारे इकोनोमाइजर का हम लोग करते हैं, बॉयलर का कुछ करते हैं, उसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट करने के लिए कंप्रेसर, ये सो जो है ना, हीट एक्सचेंजर, ये सब बात है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे लेकिन उसके हीट एक्सचेंजर क्या, रेडिएशन होगा, रेडिएटर हम पानी डालते हैं उसको हीट कम करने के लिए और उसका प्रेशर भी कम, इसलिए सो दिस इज द टू रीजन, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज रीजन, मेन रीजन द एफिशिएंसी ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोअर देन दैट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये आपका IQ लगा के भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। हम लोग डीपली नहीं जा रहे, हम लोग ओवरऑल जा रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, as the size of the thermal joint unit increase the capital cost per kilowatt of the installed capacity। ये हमारे क्या आएगा, ये कहां से आया भाई, है ना, ये कहां से आया, ये कहां से आया, पावर सिस्टम से आया, ये भी एक पावर सिस्टम, ये कौन से, डिफरेंट लोड, डायवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, कनेक्टेड लोड, वही चैप्टर, पीक लोड, बेस लोड, वही चैप्टर में आया है, वही चैप्टर में आया है, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। तो उसको ये भी दिमाग लगाओ, हम दिमाग लगाओ, क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा है, आदि साइज थर्मल पावर स्टेशन के सपोज 100 यूनिट का थर्मल पावर प्लांट से 100 मेगावाट का थर्मल कैप्टिव पावर प्लांट है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया ना, उसका कैप्टिव पावर प्लांट हटा के सुपर थर्मल पावर प्लांट बैठाएगा, 3000 मेगावाट टिएट्राजे सुपर थर्मल पावर प्लांट बा मेगा पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में शुरू हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है, सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा गवर्नमेंट में शुरू हुआ है, ये भी एक IQ क्वेश्चन है ना। तो द सुपर पावर थर्मल प्लांट जो कंसेप्ट है फ्रॉम द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, ठीक है, 3000 मेगावाट, 5000 मेगावाट, 6000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, इन टर्म्स ऑफ मेगावाट नॉट किलोवाट, इन सब मेगावाट 10 टू पावर मेगावाट, ठीक है, नॉट गीगा, मेगावाट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो कंसेप्ट है कहाँ कब आया,
मनमोहन सिंह गवर्नमेंट तरफ से आया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये छोटा छोटा जो कैप्टिव पावर प्लांट है, जितना यूनिट कॉस्ट होगा, समझ में, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट करने के लिए क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट को हम लोग यूनिट एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द थर्मल जेनेटिक यूनिट इंक्रीज, यदि कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट इंस्टॉल कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। इसलिए हम लोग क्या है, बड़ा बड़ा प्लांट यूज कर लगाते हैं, नॉट छोटा। ठीक है, इंक्रीज रिमेन द सेम, में इंक्रीज डिक्रीज नहीं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, सिंपली डिक्रीज होगा। बड़ा होगा तो इंस्टॉल कैपेसिटी जितना बढ़ाओगे कॉस्ट उतना कम पड़ेगा। जैसे आल्सो को डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल, देखिए द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल, द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी इज व्हाट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सिंपली द आउटपुट बाय इनपुट। सोलर पावर प्लांट का एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड किया, दी सुपर। देखिए ये याद रखना, एक चीज हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी आपको सबको पता है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या बोल रहा, सोलर सेल, सोलर सेल का आउटपुट जो एफिशिएंसी है डिपेंड करता है आउटपुट बाय इनपुट। सोलर सेल का आउटपुट कितना है और सोलर सेल में इनपुट कहां से आया। सोलर सेल पे इनपुट कहां से आया, सूर्य का रोशनी, फ्रॉम द सन रे, the incoming power from the sun ray and outgoing power from the solar output। solar cell का output चार्जिंग होकर जो देता है, जिससे output, the incoming power of the sun ray equal 1000 watt per meter square। ये याद रखना है तो रख सकते हो ना। आउटपुट कितना होगा, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। डोमेस्टिक में बोल रहा हूँ, डोमेस्टिक जो यूज करते हैं सोलर सेल। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना। फॉर द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट, तो ये सोलर सेल का कितना होना चाहिए, 15%, मैक्सिमम टू 15% याद रखना। जितना कम होगा उतना, जैसे ये कम कि 40% है कि 60% है कि 15% है, बस ये IQ लगा के इसको ठीक कर सकते हैं, नो डाउट है ना माय डियर। लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, द एफिशिएंसी है ना विल इंक्रीज फ्रॉम दी 20% टू 46% तक हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कैसा यूज कर सकते हैं, है ना, 20 टू कितना है ना 46% तक, हाँ, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी जरिए। किंतु मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी जैसे नॉट ए सक्सेसिंग, है ना, नॉट ए सक्सेस, बट हमारा जो पूर्ण डाटा हिसाब है हमने लिखना पड़ेगा। एफिशिएंसी क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ एनी सोलर सेल इज मैक्सिमम अप टू 15%, बट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न आइडिया में उसमें क्या कर सकते हैं, हमको 46% तक उसको ले सकते हैं, उसका एफिशिएंसी। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, आप कर सकते हो। ठीक है, देन ये कहाँ से आया, सेल एंड बैटरी से आया, ये नो प्रॉब्लम। द फंक्शन सर्च टैंक, देखिए वही है, हाइड्रो पावर प्लांट पे क्वेश्चन बहुत पूछ लिया। सर्च टैंक हाइड्रो पावर प्लांट है ना, हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया जिसके पावर सिस्टम भाई ये क्वेश्चन है ना। द रिलीफ वाटर हार्मर प्रेशर, देखिए हार्मर प्रेशर इन द पेनस्टॉक पाइप, नंबर 1। नंबर 2, सप्लाई वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रोड्यूस सर्च इन द पाइपलाइन, सर्च इन पाइपलाइन नॉन। ये तो क्वेश्चन 4 है, ये नहीं है, ये तीनों ऑप्शन से हमको टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द सर्च टैंक का फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्च टैंक। सर्च टैंक क्या लगता है मेरे भाई, आपको तो सब पता है। सर्च टैंक क्या है, ये रिजर्वर है और ये है पेनस्टॉक है, इसको ऊपर लगता है क्या है, सर्च टैंक, इसे आल्सो कॉल्ड सर्च टैंक। ठीक है, सर्च टैंक का 2 काम है, सर्च टैंक का 2 काम है ना। सपोज हमारा रिजर्वर में पानी नहीं है, कम है, कौन सा दिन में, सपोज समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, सर्च टैंक का वाटर यूज करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास पानी आ गया, रेन सीजन है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च टैंक का पानी यूटिलाइज नहीं करते हैं, किसका पानी यूज करते हैं, रिजर्वर का पानी यूज करते हैं। सपोज सर्च टैंक का खाली हो गया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वर से हम लोग को पानी उठा के सर्च टैंक में रखते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द सर्च टैंक, है ना।
नंबर 2 क्या है, जो इतना आएगा वेलोसिटी में, इतना आएगा जो वेलोसिटी में, इट विल प्रोड्यूस द हैमर प्रेशर बा हैमिंग नॉइज, हैमिंग प्रेशर द हैमिंग नॉइज इन द पेन स्टक, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो रिलीफ वाटर हैमर प्रेशर इन द पेन स्टक, ठीक है ना, क्लियर हो गया। सप्लाई वाटर द कांस्टेंट प्रेशर, नहीं कांस्टेंट प्रेशर भी नहीं हो सकता है ना। प्रोड्यूस सॉज इन पाइप टाइन, नो सॉज प्रोड्यूस नहीं करेगा ना। तो ये है आपको रिलीफ वाटर हैमर प्रेशर इन दी पेन स्टक पाइप, दिस इज दी मेन अब है पेन स्टक, पेन स्टक का ये मेन फंक्शन है, ठीक है। ये छोटा मोटा चीज आपका आई क्यू लगा के भी उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। ये हो गया पावर सिस्टम कहाँ से आए, पावर सिस्टम से आया। देन क्वेश्चन नंबर 30, ए पावर सिस्टम नीड्स इंजेक्शन वी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, है ना। जो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव कौन सा चैप्टर आया है, पावर सिस्टम से आया, पावर सिस्टम चैप्टर से आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भार इंजेक्शन हम यूज करते हैं क्या है, इम्प्रूव दी वोल्टेज प्रोफाइल के लिए, हमको क्या करते हैं, इम्प्रूव दी वोल्टेज प्रोफाइल के लिए, ठीक है। ये छोटा मोटा चीज याद रखना। दी पावर फैक्ट सिस्टम नीड्स इंजेक्शन दी भार ओनली फॉर दी इम्प्रूविंग फॉर दी पावर फैक्टर, इम्प्रूव फॉर दी वोल्टेज प्रोफाइल, वोल्टेज प्रोफाइल का इंप्रूवमेंट करने के लिए, है ना। ये मे भी पीक लोड के लिए भी हो सकता है, मे बी बेस लोड के लिए हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है ना। बोथ पीक एंड ऑफ पीक लोड, मतलब बोथ पीक के लिए भी हो सकता है और बेस लेके भी हो सकता है। देखिए ये वोल्टेज एम्पियर जो भार कंपेंसेशन वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव जो कंपेंसेशन हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। जिससे कर दी इम्प्रूव दी वोल्टेज प्रोफाइल के लिए, पीक लोड के लिए भी हो और बेस लोड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम तो नेक्स्ट चलते हैं। ये कौन सा चैप्टर में आया, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम दी पावर सिस्टम। ये कौन सा आया, ये पावर सिस्टम से आया। देखिए हाउ मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द पावर सिस्टम आप लिख के रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, द आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, द आउटपुट ऑफ द सोलर सेल, द आउटपुट ऑफ द सोलर सेल इज ऑर्डर ऑफ कितना है। देखिए ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट आंसर दिया है, लेकिन हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात बोलेंगे। द आउटपुट द सोलर सेल इज नॉट ए 1 वाट माय डियर, द आउटपुट ऑफ द सोलर सेल नॉट इन ए 1 वाट। डोमेस्टिक में क्या है, अराउंड द सोलर पैनल जो बनता है, सोलर पैनल में भी 12 वोल्ट का बन सकता है, सोलर पैनल का जो बैटरी 12 वोल्ट का, नहीं तो 24 वोल्ट का बन सकता है, ठीक है ना। सोलर पैनल का 1 किलोवाट में कितना पैनल आएगा, 2 किलोवाट में कितना पैनल आएगा, 1 किलोवाट में मैक्सिमम 4 पैनल आता है, 1 किलोवाट में 4 पैनल, 2 किलोवाट में 8 पैनल, फिर 3 किलोवाट में 4 8 4 12 ऐसे सब मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मैं लिख रहा हूँ 1 किलोवाट में कितना पैनल आएगा, 4 पैनल आएगा। 2 किलोवाट में आएगा कितना पैनल, 8 पैनल। 3 किलोवाट में कितना पैनल आएगा, तो 12 पैनल। ये सब पैनल वाइज समझ में है ना। तो ये जो आउटसाइड जो सेल है, सेल डिपेंड्स अपॉन द पैनल, बुझ पा ना। से क्या क्वेश्चन पूछा है, द आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल इन ऑर्डर ऑफ, डोमेस्टिक होगा तो याद रखना अराउंड 265 वोट। डोमेस्टिक जो सोलर सेल है और सोलर पैनल है उसका आउटपुट होता है 265 वाट, 265 वाट से। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या है, 265 वाट से 350 वाट तक, बस 400 वाट तक भी जा सकते हैं हम लोग। इतना डोमेस्टिक में क्या है, 265 वाट तो 400 वाट तक हम लोग जा सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक है ना। लेकिन एक सेल का आउटपुट कितना होना चाहिए, कोई किताब लिखा है 0.5 वाट, कोई किताब लिखा है 1 वाट। लेकिन मॉडर्न हिसाब से निश्चय चेंज होगा तो डेवलप होगा, वो 1 वाट को आप करेक्शन कर सकते हैं। सब जो ओल्ड डाटा हिसाब से कितना है 0.5 होगा ओल्ड डाटा, लेकिन न्यू हिसाब से कितना है 1.0 वाट है, ठीक है। सब जो क्वेश्चन पूछेगा इन डोमेस्टिक पैनल व्हाट इज द आउटपुट, है ना, तो आपने क्या कहा 265 वाट याद रखना है ना। अराउंड 2 डोमेस्टिक सोलर पैनल, डोमेस्टिक सोलर पैनल लिख सकते हैं, डोमेस्टिक सोलर पैनल है ना, डोमेस्टिक है ना सोलर पैनल का है ना, सोलर पैनल, डोमेस्टिक सोलर पैनल का 265 वाट, पैनल का, सेल का ओनली 1 है, ठीक है। आपको याद रखना, छोटा मोटा चीज हमसे आराम से कर दे। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर हैमर बताया, हामिंग नॉइज, हेमिंग प्रेशर जब डेवलप कहाँ पे होगा ना, पेन स्टॉक में होगा। ये तो देखो वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है ना। ये हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हो गया पावर सिस्टम,
पावर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है। दी हम वाटर हमर अकर इन कहाँ पे, पेनस्टॉक में होगा, शॉर्ट स्टॉक में नहीं होगा, टर्बाइन केसिंग में नहीं होगा, ड्राफ्ट ट्यूब में ये वाटर हमर यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। तो इसीलिए हमसे याद रखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डोंट टेक सीरियस। इन थर्मल पावर प्लांट द प्रेशर इन द वर्किंग फूड साइकिल इज डेवलप बाय फीड वाटर पंप, सुपर हीटर, कंडेंसर, है ना। ये तो आपको पता है सर, थर्मल प्लांट में फूड साइकिल को, जो वर्किंग साइकिल को कौन यूज करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड, है ना, फीड वाटर पंप यूज करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है, इसको बोलने का कोई जरूरत नहीं। दे क्वेश्चन नंबर 24, द इंजेक्शन ऑफ द भार इज रिक्वायर्ड। मैंने बोला आपको भार का काम क्या है, वोल्टेज एम्पियर काम क्या, भार कंपेंसेशन काम क्या, ओनली फॉर द इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल, है ना। वोल्टेज प्रोफाइल का इंप्रूव करने के लिए, है ना, गेट द गुड वोल्टेज प्रोफाइल, है ना, कंपेंसेट ऑफ द लाइन लॉसेस, इंक्रीज द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड, ऑल, है ना, इंक्रीज द वोल्टेज। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आंसर हो सकता है, इधर ऑल हो सकता है और इधर एक नंबर भी हो सकता है। लेकिन सपोज हमने ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा दिमाग, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का दिमाग लगाया कि गेट का दिमाग लगाया, तो बंदे लोग क्या करके आएंगे, बंदे लोग आएंगे ऑल को लेके, ऑल को देके आएंगे, समझ में, है ना। लेकिन लाइन लॉसेस भी कंपेंसेशन कर पाएंगे हम लोग, भार का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज एक्स्ट्रा फीचर्स है। लॉस भी हम लोग यूज लॉसेस, दैट इज किलो एम्पियर, जो भार का जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर विल डायरेक्ट पोर्शन इनवर्स पोर्शन 1/v² cos phi। यदि इनडायरेक्टली हमने उसको लॉस को भी कंट्रोल कंपेंसेशन कर पाएंगे, ठीक है। ये भी है, इनके वोल्टेज रिसीविंग सेट में वोल्टेज भी इंप्रूव कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, है ना, इनके वोल्टेज रिसीविंग एंड में हम वोल्टेज को इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेन थीम है भार का क्या है, इंप्रूव दी वोल्टेज प्रोफाइल, इंप्रूव दी वोल्टेज, ये सबसे याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, वही है, मैं इसको ही रिकमेंडेशन करता हूँ, गेट ए गुड वोल्टेज प्रोफाइल, समझ है, इट इज ए गुड, गेट ए गुड वोल्टेज प्रोफाइल। गुड नहीं होता तो गेट ए वोल्टेज प्रोफाइल, कंपेंसेशन फॉर द लाइन लॉसेस, इनकी द वोल्टेज रिसीविंग इन ऑल, मैं ऑल को मारता, लेकिन इट इज ए बेटर गुड फॉर द वोल्टेज प्रोफाइल। वोल्टेज प्रोफाइल को, ये सबसे बढ़िया चीज है उसका, किसका, भार का सबसे बढ़िया चीज क्या है, ओनली फॉर द इंक्रीज द वोल्टेज प्रोफाइल, वोल्टेज प्रोफाइल को बेटर से बेस्ट करेगा, तो इसका काम है भार का। तो मैं इसको एक नंबर को हमें गुड करेक्ट आंसर मारता हूँ। ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आल, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का मेरे भाई, है ना, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन सब गड़बड़ होगा। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, on which of the following cycle does a modern steam power plant work? कौन सा साइकिल में मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हमेशा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये भी पावर सिस्टम का है, देखिए मैं लिख रहा हूँ सारे चीज, याद रखना, ये फैक्चुअल डाटा है, याद रखना। रैंकाइन साइकिल कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, रैंकाइन साइकिल जिसमें स्टीम पावर प्लांट होगा, ठीक है ना, कोई स्टीम पावर प्लांट होगा, स्टीम पावर प्लांट होगा, स्टीम पावर प्लांट, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, कोल बेस्ड पावर प्लांट, न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट ना, कोल बेस्ड पावर प्लांट और न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट और न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट, दे ऑल आर दी वर्किंग इन द रैंकाइन साइकिल, याद रखना। समझ में आया, लिख दिया मैंने, क्या लिखा आपने, स्टीम टर्बाइन हो कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो कि कोल फायर बेस्ड हो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हो कि टर्बाइन हो, जो भी हो, इट इज ऑपरेट ओनली फॉर द रैंकाइन साइकिल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं क्या है, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल दिस आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, दिस आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ये क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में एप्लीकेबल होगा ऑटो साइकिल, ठीक है, दिस ऑटो साइकिल, है ना। देन आते हैं कार्नट साइकिल। कार्नट साइकिल कहाँ पे, कार्नट साइकिल एप्लीकेबल ओनली फॉर द हीट इंजन, इसमें होगा हीट इंजन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है,
इसलिए हमने ये सो इलाबोरेट करके लिखा आपके लिए। हीट इंजन एप्लीकेबल होगा कार्नट साइकिल। ऑटो साइकिल कहाँ पे होगा? दी ऑटो साइकिल एप्लीकेबल ओनली 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन मतलब है ना कार, बस और स्कूटर जो भी है ना, उसको ऑटो से ऑटोमोबाइल में। देन आता है बेल कोलोमैन साइकिल, है ना। बेल कोलोमैन साइकिल इज आल्सो नोन एज दी रिजर्व बैटन साइकिल। दिस आल्सो का रिजर्व जूल साइकिल, है ना। डिफरेंट नाम है ना, रिजर्व बैटन साइकिल और रिजर्व जूल साइकिल। दिस आल्सो कॉल्ड जूल साइकिल, दिस आल्सो क्या है। तो ये साइकिल कहाँ एप्लीकेबल होगा? ये साइकिल का एप्लीकेबल होगा रेफ्रिजरेशन में। रेफ्रिजरेशन REFRI, है ना, रेफ्रिजरेशन में होगा। नहीं तो एविएशन में होगा, एरोप्लेन, एविएशन, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट इसमें यूज होगा। कौन सा? दिस साइकिल, ठीक है। तो ये 4 साइकिल याद रखना, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, कार्नट साइकिल और बेल कोलोमैन साइकिल। ये जो 4 साइकिल है, बेल कोलोमैन साइकिल कहाँ पे प्रयोग होगा? रेफ्रिजरेशन और एविएशन में होगा। कार्नट साइकिल होगा हीट इंजन में, ऑटो साइकिल होगा 4 स्ट्रोक इंजन में और रैंकाइन साइकिल होगा कहाँ पे? स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। जो स्टीम इंजन में सारे एप्लीकेबल होगा रैंकाइन साइकिल और कार्नट साइकिल एप्लीकेबल होगा हीट इंजन में। ये छोटा मोटा चीज याद रखना, जिससे फैक्चुअल डाटा मार के याद रखना डियर। देन क्वेश्चन नंबर 36, लोड शेडिंग इज डन। लोड शेडिंग किसके लिए करते हैं? ये कॉमन क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन फ्रॉम दी पावर सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में आया। Reducing the peak demand of the system, repairing the machine, power factor improvement, efficient operation। अरे यार पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग लोड शेडिंग करने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंट ऑपरेशन इक्विपमेंट एफिशिएंट करने के लिए लोड शेडिंग जरूरत नहीं है। लोड शेडिंग मतलब सपोज डिमांड हो गया कहाँ पे, अन्य और दूसरा का बंद करके हम उसको सप्लाई देंगे, इसको बोलते हैं लोड शेडिंग। मैं लेमन लैंग्वेज है। रिड्यूसिंग द पीक डिमांड ऑफ द सिस्टम, रिड्यूसिंग द पीक डिमांड ऑफ द सिस्टम को रिड्यूसिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लोड शेडिंग, ठीक है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कंट्रोल लोड यूज न्यूक्लियर रिएक्टर। कंट्रोल लोड यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? कंट्रोल लोड फिजन, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ए फिजन रिएक्शन नॉट फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ होगा? द सन फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर फिजन रिएक्शन, हाइड्रोजन हीलियम टू हाइड्रोजन सन, इससे फिजन रिएक्शन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूट्रॉन्स और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हाट में भी, है ना। तो दिस इज फिजन रिएक्शन। जो फिजन रिएक्शन होगा बोरॉन कौन सा? 3 चीज में होगा, बोरॉन, कैडमियम और हाफियम होगा शायद, हाफनियम, है ना। HFNium ये 3 मेटेरियल में बनता है। कौन? रॉड, कंट्रोल होगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय डिसइंटीग्रेशन न्यूट्रॉन्स, तो क्या बोलते हैं? कंट्रोल रॉड। कौन सा मेटेरियल में? बोरॉन, हाफनियम एंड कैडमियम, ठीक है ना। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इन लो ड्यूरेशन कर्व फॉर इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम द uppermost crest represent the energy contributed by which of the following non conventional power station, base power station, major thermal station, peak hydro the gas turbine station, है ना। ये किसके लिए? इन लो ड्यूरेशन कर्व है क्या? व्हाट इज माय दी लो ड्यूरेशन कर्व? लो ड्यूरेशन कर्व मतलब क्या है? लोड ड्यूरेशन कर्व, व्हाट इज LDC? Load duration curve is a curve between generation capacity and the capacity utilization. Generation capacity versus capacity utilization. The curve is also known as the load duration curve. The load duration curve में क्या होगा? इधर हाइड्रो पावर प्लांट भी यूज कर सकते हैं, है ना, पीक लोड, है ना। इसमें क्या होगा? इससे पता चलता है इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट। ये पावर प्लांट इंस्टॉल कैपेसिटी में कितना इंस्टॉल कैपेसिटी करेंगे, क्या होगा, कितना यूज करेंगे, कितना एनर्जी जनरेशन होगा, ये कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सब पता लोड ड्यूरेशन कर्व में सब पता चलता है ना। इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ दी पावर प्लांट, ठीक है ना। सो दिस लोड ड्यूरेशन कैसे होगा? सो दिस इज द पीक लोड हो सकता है, दिस इज बेस लोड, है ना, बेस लोड द पीक लोड, है ना। ये किसके लिए यूज कर सकते हैं, है ना। ये जो होगा दिस इज पीक, ये होगा दिस इज बेस, है। पीक लोड किसके लिए यूज कर सकते हैं? इतना नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। किसका है? हाइड्रो, है ना,
ठीक है ना। दिस आल्सो क्लियर है ना। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है ना, जो नहीं होगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के हाइड्रो है ना, जिससे आपको डीजल गैस है ना, इसके लिए हम लोग यूज कर दिस आल्सो नॉन कन्वेंशनल पावर सिस्टम, पावर स्टेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस आल्सो का नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशन में यूज। दिस सिंपल क्वेश्चन, आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 39, डिमांड फैक्टर, ये सिंपल फॉर्मूला, डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला, ये पावर स्टेशन यूज फॉर्मूला ओनली, फॉर्मूला टू कंसेप्ट है ना। तो मैक्सिमम डिमांड बाय काउंटर लोड, दिस इज कॉल्ड लोड फैक्टर। इसको पूछने का जरूरत नहीं, पुट फॉर्मूला गेट आंसर, मैक्सिमम डिमांड बाय लोड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड टू द काउंटर लोड। ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है ना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, तो इन क्वेश्चन नंबर 40 इन सुपर हीटर, सुपर हीटर क्या करता है, द सुपर हीट टू दी है ना स्टीम है ना, समझ में। दिस इज सुपर, सुपर हीटर क्या करता है, टेम्परेचर राइजेस एंड प्रेशर रिमेन अनचेंज, टेम्परेचर प्रेशर ड्रॉप, प्रेशराइजेस टेम्परेचर ड्रॉप, प्रेशराइजेस टेम्परेचर रिमेन सेम। मेरे भाई सुपर हीटर मतलब तो सुपर हीट द स्टीम, स्टीम को सुपर हीट करता है। ठीक है, सुपर को सुपर हीट करके वो जो स्टीम है वो स्टीम को इवेपोरेट कर देता है ना, सुपर हीट द स्टीम, जिसे आल्सो कॉल्ड सुपर हीटर, समझ में है ना। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनोमाइजर है ना, बाय एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर, जो भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो सुपर हीट क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा मेरे भाई, लेकिन प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, नो चेंज। प्रेशर जितना प्रेशर जाएगा जाएगा, लेकिन टेम्परेचर राइज हो जाएगा, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर राइज होगा तो प्रॉब्लम होगा। प्रेशर विल रिमेन इन चेंज, रिमेनिंग कांस्टेंट, द टेम्परेचर विल राइजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, हमने एनालाइज किया क्वेश्चन। मैंने 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक मैंने एनालाइज किया। 1 से लेकर 40 क्वेश्चन में 1 टू लेकर 40 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कशन किया कि 40 क्वेश्चन में क्या क्या हमने कंक्लूजन पाया मेरे भाई डियर, व्हाट टाइप ऑफ द कंक्लूजन वी कैन गेट। द कंक्लूजन इसलिए गेट पाया, हमको इतना हार्ड क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, ओनली फैक्चुअल डाटा, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ओनली फॉर द फैक्चुअल डाटा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछा, पावर सिस्टम क्वेश्चन ज़्यादा पूछा, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 2-4 क्वेश्चन हमको पूछा, और बैटरी का 2-4 क्वेश्चन हमको पूछा, मेजरमेंट का एक क्वेश्चन पूछा एलसीडी वाला। ये 40 मार्क्स से हमको मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द पावर सिस्टम। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी कैन स्ट्रेस मोर ऑन द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द पावर सिस्टम डियर। थैंक यू, बाय बाय।